तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुचेन ने काफी आसानी के साथ ये चैन को मार डाला था। इसके बाद वो उसे रास्ते से हटा के हेलबर्ड यानी स्पीयर को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से सुप्रीम मास्टर की बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। गुचेन को समझ में आ जाता है कि ये चैन ने सबसे पहले इसकी सोल को डिस्ट्रॉय किया था, जिसके बाद उसने सुप्रीम मास्टर से अप्रूवल लिया था, जिसके बाद ही वो स्पीयर को यूज कर पा रहा था। लेकिन गुचेन ने ये चैन को मार डाला है और ऊपर से वो कभी भी सुप्रीम मास्टर से अप्रूवल नहीं ले पाएगा। इसलिए गुचेन को सुप्रीम मास्टर की लेगेसी को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद सुप्रीम मास्टर उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं पे सुप्रीम मास्टर गुचेन से कहता है कि मेरे पास आने से पहले अपनी सच्चाई दिखाओ। वहीं पे गुचेन पूरी तरीके से रेडी था कि अगर उसे अप्रूवल नहीं मिलती है तो फिर वो स्पेस का इस्तेमाल करके अटैक को डॉज कर लेगा। वहीं पे सुप्रीम मास्टर जैसे ही गुचेन को चेक करता है तो फिर उसे एक झटके के अंदर पता चल जाता है कि गुचेन के अंदर बेमिसाल बुराइयां भरी पड़ी हैं और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि गुचेन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि उसके पास अलग ही आर्टिफैक्ट थे खुद को बचाने के लिए। गुचेन उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी लेगेसी दे दी जाए। वो किसी भी तरह का बुरा काम नहीं करेगा, भले ही उसके अंदर हल्की फुल्की बुराई हो। लेकिन सुप्रीम मास्टर आगे से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि गुचेन के अंदर इतनी ज्यादा बुराई भरी पड़ी है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो फिर गुचेन भी वहाँ पे असली रंग दिखाते हुए कहता है कि तुम जैसे मरे हुए इंसानों को अपनी कब्र के अंदर सिर्फ चुपचाप पड़े रहना चाहिए, न कि जिंदा इंसानों के बीचों में दखल देनी चाहिए। इससे सुप्रीम मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी जोर से गुचेन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। लेकिन गुचेन भी पूरी तरीके से रेडी था और वो अपने ऊपर मल्टीपल लेयर की बहुत सारी कोट लगा लेता है, जिससे बिल्डिंग के अंदर एक तगड़ा धमाका होता है और वो पूरी जगह ही टूटने लगती है। लेकिन गुचेन को कुछ भी नहीं हुआ था उसके आर्टिफैक्ट की वजह से। वहीं पे गुचेन भी आगे से कहता है कि डीमन हेलबर्ड यहाँ पे पड़े पड़े सिर्फ जंग ही खा रहा है, उसे किसी ऐसा इंसानों के हाथों में होना चाहिए जो उसका इस्तेमाल मारने के लिए करे। वहीं पे हेलबर्ड भी आगे से हिलते हुए हाँ कहता है। इस पे सुप्रीम मास्टर आगे से बताता है कि डीमन हेलबर्ड बहुत ज्यादा बुरी चीज है और अगर वो यहाँ से बाहर निकलती है तो वो किसी भी चीज को राख में बदल देगी। लेकिन गुचेन को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो फिर सुप्रीम एल्डर आगे से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है कि जो कोई भी इवल के रास्ते पे चलते हैं उनका मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन गुचेन आगे से कहता है कि तुम ही लोग कौन सा अच्छे हो जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं। तुमने कई सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया और वो सभी मारे जा रहे हैं और इसी तरीके से दूसरे लोग मरते हैं, तो फिर क्या तुम सेल्फिश नहीं हो जो ये सब कुछ खुद के लिए कर रहा है। इस पे सुप्रीम मास्टर आगे से बस इतना ही कहता है कि जो भी लोग कल्टीवेशन का रास्ता चुनते हैं उनके पास दो मौके होते हैं, या तो वो स्ट्रगल करेंगे और ताकतवर बनेंगे या फिर स्ट्रगल करते हुए ही मारे जाएंगे। गुचेन आगे से कहता है कि सब मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। हेलबर्ड एक डिमोनिक आइटम है और वो मेरे लिए किसी मौके से कम नहीं है, और ऊपर से तुमने जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था मैंने उसे पहले ही मार दिया है। इससे सुप्रीम मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट गुचेन के ऊपर अपनी बीम से हमला करता है। लेकिन वो बीम गुचेन को पार करके निकल जाती है क्योंकि वो स्पेस का इस्तेमाल किया था। लेकिन वो बेचारी बीम सीधा जाके लिली को लगती है और वो बेचारी घायल हो जाती है। वह फिर सुप्रीम मास्टर को भी समझ में आ जाता है कि गुचेन ने वॉइड स्पेस का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद गुचेन हेलबर्ड के ऊपर आ जाता है और कहता है कि अब ये मेरे लिए काफी ज्यादा कमाल की चीज रहेगी। इसके बाद गुचेन हेलबर्ड के ऊपर लगी हुई सील को हटा देता है और वो जैसे ही सील को हटाता है तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है जो कि पूरे सीक्रेट रियलम के अंदर फैल जाती है। और वहाँ पे जो भी लोग थे और जो भी लोग उसकी चपेट के अंदर आते हैं वो एक झटके के अंदर ही धूल बन के उड़ जाते हैं। वह फिर सुप्रीम एल्डर जैसे ही गुचेन के ऊपर अटैक करने वाले थे तो वो भी हेलबर्ड का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक मारता है और ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो पूरा मेंशन ही दो हिस्सों में कट के रख जाता है और साथ ही में सुप्रीम मास्टर के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन गुचेन अपने पास से एक खास तरह की बोतल बाहर निकालता है और उन्हें बोतल के अंदर भर लेता है ताकि वो बाद में इनकी एनर्जी का इस्तेमाल करे खुद की पावर को बढ़ाने के लिए। साथ ही में उनकी जो बॉडी ऊपर रखी हुई थी उसकी मुंडी नीचे आके गिर जाती है, यानी कि सुप्रीम एल्डर का गेम यहीं पे खत्म हो जाता है। वह फिर गुचेन डीमन हेलबर्ड से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम हजारों सालों से यहाँ पे लगे हुए जंग खा रहे थे, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर मास्टर के तौर पे मैं तुम्हारा भरपूर इस्तेमाल करूंगा और दोबारा कभी भी तुम्हें इस जगह पे अकेला रहना नहीं पड़ेगा। वहीं पे हेलबर्ड भी आगे से बज बज करके आवाज करता है, यानी कि उसे गुचेन अपना मास्टर के तौर पे मंजूर था। वहीं पे गुचेन जब अपनी स्टैट विंडो के अंदर चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि हेलबर्ड कोई मामूली वेपन नहीं है, यहाँ तक कि सिस्टम ने उसके वेपन के लिए खास जगह बनाई थी जो कि उसका स्लॉट था। इसके बाद बाकी सभी लोग अंदर आते हैं तो वो लोग सबसे पहले गुचेन से माफी मांगते हैं क्योंकि लिली अंदर आ गई थी। हालांकि गुचेन उनसे कहता है कोई बात नहीं है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद अंजुए और बाकी लोग आते हैं और उसे पूछते हैं कि ये चैन कहाँ पे है, तो वो ये चैन की तरफ इशारा करके बताती है कि वो मारा गया है और गुचेन ने उसे मार दिया है। लेकिन सील की वजह से लिली अभी भी अपना दुख नहीं दिखा पा रही थी और वहाँ से ये चैन को छोड़ के निकल जाती है। जिसके बाद हम लोग अपर रियल
जलम के सुप्रीम इमोर्टल डायनेस्टी को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने भाई से सुप्रीम इमोर्टल डायनेस्टी की थ्रोन यानी कि सिंहासन को ले लेती है और उसके भाई को भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इस लड़की के अंदर गजब की क्वालिटीज थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम युवे मिंगकॉन्ग है जो कि अब से क्राउन प्रिंसेस रहने वाली थी और हर कोई अब से उसका ही कहना मानने वाला था। वहीं पे मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि आधा साल हो चुका है, अब मेरे प्यारे सियांसे को वापस आ जाना चाहिए गोचेंग। अब मैं तुम्हें मिंगकॉन्ग के बारे में बता देता हूँ। ये गोचेंग के पिछले जन्म की वाइफ और इस जन्म की मंगेतर है। जिसके बाद हमें पिछले जन्म के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि अपनी शादी के पहले दिन ही मारी जा रही थी और इसकी शादी गोचेंग के साथ ही हुई थी और ये गोचेंग से सच्चा वाला प्यार करती थी। वहीं मिंग को एक डिमोनिक कल्टीवेटर कह के उसे मौत की सजा दी जा रही थी, जबकि असली डिमोनिक कल्टीवेटर असली वाला गोचेंग था और असली वाला गोचेंग जो कि असली वाला है वो भी बहुत ज्यादा प्योर विलन था। उसने अपनी बहन की हड्डियां खींच के बाहर निकाल ली थी जो कि दावबोन थी और अपनी बीवी को जो कि उसे सच्चा प्यार करती थी सुहाग रात की पहली रात ही जान से मार दिया था। अब इसे तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि असली वाला गोचेंग कितना ज्यादा बेरहम, कितना ज्यादा कमीना है। वहीं मिंग भी आगे से रोते हुए कहती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करेगी आखिर में वही उसे मार डालेगा। इसीलिए मिंग इस जिंदगी के अंदर फैसला करती है कि वो गोचेंग को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी और उसके असली चेहरे को सामने लाएगी और उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बना देगी। इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जहाँ पे एल्डर ही अपर वर्ल्ड का रास्ता खोलते हैं और वो तीनों आसानी के साथ अपर वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद गोचेंग सबसे पहले अपने फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे फादर अपने बेटे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो जिस काम से नीचे गया हुआ था क्या उसने पूरा कर लिया। तो फिर गोचेंग आगे से हेलबर्ट अपने फादर को दिखाता है, तो वो हेलबर्ट को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके पास तो स्पिरिट भी है, लेकिन वो गोचेंग को अभी इस वेपन को इस्तेमाल करने से मना करते हैं क्योंकि गोचेंग के पास डिमोनिक हार्ट है जिसकी मदद से वो कभी भी ईवल बन सकता है और इस दुनिया के अंदर डिमोनिक कल्टीवेशन और ईवल चीजें बहुत ज्यादा बुरी मानी जाती है, यहाँ तक कि कई सारे सेक्ट एक साथ मिलकर तुम्हें मार भी सकते हैं। इसीलिए गोचेंग इस बात को अभी तक छुपाए हुए था कि उसके पास डिमोनिक हार्ट है। वह भी गोचेंग के फादर उसे कहते हैं कि अपनी मदर से भी जाके मिल लो, वो तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही थी। इसके बाद गोचेंग के फादर उसे मिंग के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अब वो खुद को एक एम्प्रेस समझ रही है और यहाँ तक कि उसकी मदर भी उसे अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि गोचेंग को उसकी मंगेतर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस जिंदगी की मेमोरी के मुताबिक उसने कभी भी मिंग को प्यार ही नहीं किया, ये बस एक तरफा प्यार था। वह भी मिंग पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा कमजोर और नॉर्मल से ही बच्ची हुआ करती थी, लेकिन एक साल के अंदर ही उसने अपना टैलेंट और पूरा रवैया बदल लिया है। इसीलिए गोचेंग को शक होने लगता है कि कहीं ये डॉटर ऑफ फेट तो नहीं है, लेकिन वो कैसे भी रास्ते जोड़ ले उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद हम लोग कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो कि किसी बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे ये दोनों गोचेंग और उसकी बहन के बारे में बात कर रहे थे और ये बहन सगी बहन नहीं है। ये गोचेंग ने अपनी ही छोटी बहन की दाव बॉर्न को बाहर निकाल लिया था, यानी कि दाव हड्डियां। वो अभी तक जिंदा है और किसी दूसरी जगह पे जाके कल्टीवेट कर रही है। वहीं पे हम लोग उसकी बहन को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पास जाके, जिसके अंदर कोई स्पिरिट है और उसका नाम सिस्टर ताओ है, उसे बताती है कि वो ये जगह छोड़ के जाने वाली है। सिस्टर ताओ उसे जाने देती है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इस पे वो लड़की आगे से बताती है कि वो अपने ग्रैंडफादर और पेरेंट्स की साइड पे जाना चाहती है और उसका मेन मिशन यही है कि वो वहाँ पे जाके गोचेंग से बदला लेना चाहती है क्योंकि दाओ बोन निकाले जाने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। सिस्टर ताओ उस लड़की को जाने देती है क्योंकि उसके रिवेंज के बीच में वो लोग आना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिस्टर ताओ अपने पास से एक फूल निकालती है जो कि मुश्किल समय में उस लड़की की मदद कर सकता है उसकी जान बचाने के लिए। उसी टाइम पे उस लड़की का पेट वहाँ पे आ जाता है जो कि एक डिवाइन बीस्ट था और वो लड़की उसके ऊपर बैठ के वहाँ से चली जाती है और रोते हुए कहती है कि यहाँ पे सिस्टर ताओ और बाकी सभी एल्डर्स ने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है और उसे काफी अच्छे से ट्रेन किया है, इसीलिए वो उन लोगों से मिलने के लिए जरूर वापस आएगी। इसके बाद हम लोग एल्डर ही को देखते हैं जो कि इमोर्टल लैंड के किसी बाहरी इलाके में जाते हैं, जहाँ पे वो सभी लोग बाहर आते हैं और उन्हें ग्रेट करते हैं और पूछते हैं कि वो लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो फिर एल्डर ही आगे से बताते हैं कि वो यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आए हैं, जो कि और कोई नहीं ये लड़की गोचेंग की छोटी बहन जियान होती है। वह भी जियान को भी समझ में आ जाता है कि गोचेंग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो फैसला कर लेती है कि जब तक वो पूरी तरीके से गोचेंग के साथ फाइट करने के लिए रेडी नहीं हो जाती है तब तक वो छुप के ही रहेगी। इसके बाद वो वहाँ से खिसकने लगती है। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि उन सभी चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे चल क्या रहा है और क्या क्या होने वाला है। इसके बाद वो सिस्टम की मदद से वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है, तो फिर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और सभी को पता चल जाता है कि गोचेंग ने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करके किंग फेस को अचीव कर लिया है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इसकी असली कल्टीवेशन वो छुपी हुई है। वह भी गोचेंग जैसे ही किंग फेस के अंदर आता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि अब
वो दुनिया के इमोशंस को भी फील कर सकता है। साथ ही में वो अपनी दाव बोन को देखता है जो कि उसने जियान से ही चुराई थी और उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन अभी तक जिंदा है और वो सभी चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करता है कि उसकी फियांसे मिंग का एटीट्यूड अचानक से चेंज हो गया है। उसकी सिस्टर जियान अभी तक जिंदा है जिसको कई सारे एल्डर पसंद करते हैं और साथ ही में गोचेंग की एक अलग आइडेंटिटी भी है जो कि डाउटियन इमॉर्टल पैलेस का ट्रू डिसाइपल होता है, लेकिन उसकी फेटेड विलन की जो जागीर है वो इतनी आसानी के साथ नहीं चल सकती है। साथ ही में गोचेंग ने एल्डर ही को वहाँ पे पहले ही भेज दिया है जियान को ढूंढने के लिए, इससे वो उन सभी एल्डर्स का मुंह बंद कर सके जो उसे सपोर्ट करने वाले हैं। इसके बाद गोचेंग सिस्टम के मॉल के अंदर से एक और टेक्निक को बाहर निकालता है और एंडलेस इमॉर्टल टेक्निक को भी सीख लेता है, जिससे वहाँ के जो भी एल्डर्स थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि गोचेंग को ऐसा क्या मिल गया है कि वो लगातार ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू करता जा रहा है और शक्तिशाली बनता जा रहा है। इसके बाद गोचेंग सभी एल्डर्स को मीटिंग के लिए संदेश भिजवाता है कि वो सभी लोग उसे मिलना चाहते हैं, जिससे उन एल्डर्स को भी समझ में आ जाता है कि गोचेंग उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद गु क्लैन के जितने भी एल्डर्स थे वो सभी सभा के अंदर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे गोचेंग के फादर वहाँ पे ये अनाउंस कर देते हैं कि फ्यूचर फैमिली का हेड गोचेंग ही बनेगा। बेशक एल्डर्स को इससे काफी ज्यादा दिक्कत होती है और साथ ही में गोचेंग की जनरेशन के जो भी लोग थे उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि क्लैन के अंदर ये बात साफ लिखी गई थी कि जो भी फ्यूचर हेड के लिए परफेक्ट होगा उसे ही कैंडिडेट माना जाएगा। लेकिन गोचेंग को बेटा होने की वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। गोचेंग इस पे साथ कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग आपस में फाइट करके तय कर ही लेते हैं कि कौन बेहतर है और कौन नहीं। इसके लिए वो सभी एल्डर्स भी मान जाते हैं। इसके बाद एक बंदा गोचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो गोचेंग वॉइड की पावर का इस्तेमाल करके अटैक को डॉज करता है और उसके गंदर के ऊपर अपना पाम अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद गोचेंग उन लोगों से पूछता है कि बताओ अब किस किस को नया सबक सीखना है। इसके बाद गोचेंग उन लोगों को पार करके उनके पीछे आ जाता है और उनसे कहता है कि सब एक साथ अटैक करो, जिसके बाद तुम लोग आपस में लड़ते रहना कि बेहतर कौन है। जिसपे वो लोग अपनी अपनी शॉट लेके एक अटैक करने वाले थे तो फिर गोचेंग एक लड़की के अटैक को डॉज करता है और उसके माथे के ऊपर फिंगर फ्लिक मार के उसे पीछे फेंक देता है। इसके बाद कुछ लड़के आगे बढ़ते हैं और गोचेंग के ऊपर अपनी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक करते हैं। हालांकि गोचेंग उन सभी के अटैक्स को डॉज करता है और उनके ऊपर पंचेस और पाम अटैक करते ही उन सभी को नॉकआउट करते जा रहा था। उसी टाइम पे एक और बंदा गोचेंग के ऊपर से डिवाइन किक से अटैक करता है, लेकिन गोचेंग उसे डॉज कर लेता है। तो फिर दूसरा बंदा आगे बढ़ता है जो कि गोचेंग के ऊपर स्पिरिचुअल शॉट से अटैक करता है, लेकिन गोचेंग उन सभी को भी डॉज कर लेता है। उसी टाइम पे तीसरा बंदा गोचेंग के ऊपर एक फायर अटैक करता है, लेकिन गोचेंग उसे अपने हाथों की मदद से ही अपने स्पेस के अंदर ट्रांसफर कर लेता है और जब दूसरी लड़की उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी तो गोचेंग उसी के ऊपर वो फायर अटैक कर देता है, जिससे वो लड़की वहीं पे नॉकआउट हो जाती है। इसके बाद गोचेंग उड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था तो फिर उन्हें लगता है कि गोचेंग भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो सभी भी गोचेंग का पीछा करने लगते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए चोटी के ऊपर जाने लगते हैं। हालांकि गोचेंग यहाँ पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए आया था। इसके बाद वो एंडलेस इमॉर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो आसमान से रोशनी चमकने लगती है। इसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा पाम आता है जो कि उन सभी लोगों के ऊपर एक ही बार में अटैक करता है और वो सभी लोग एक ही बार में नॉकआउट हो जाते हैं। गोचेंग के फादर आगे से कहते हैं कि अब यहाँ पे दूसरा कोई भी कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए गोचेंग फैमिली हेड बनेगा। जिसपे एल्डर्स को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो गोचेंग को परमिशन दे देते हैं। उसी टाइम पे एक बंदा भागते हुए एक एल्डर के पास आता है और उन्हें बताता है, जिससे एल्डर हैरान होकर गोचेंग से पूछते हैं क्या वो सच में ब्रांच फैमिली को वापस लेके आना चाहता है। ये गोचेंग की बहन जियान की ही फैमिली थी और गोचेंग आगे से बताता है कि जब वो छोटा था तो फिर उसने काफी सारी गलतियां की हैं, इसलिए अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, जिससे वो सभी एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं और गोचेंग को परमिशन दे देते हैं। वहाँ पे यंगर जनरेशन के जो भी लोग थे वो सभी गोचेंग के पास आते हैं और उसे यंग मास्टर मान लेते हैं। गोचेंग उनसे कहता है कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्हें कभी भी निराश नहीं करेगा। इसके बाद गोचेंग के फादर उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गोचेंग के फादर उसे पूछते हैं क्या उसे अपने डिसीजन के ऊपर पक्का यकीन है। इसमें गोचेंग बताता है कि उसका डिसीजन पूरा पक्का है। तो फिर गोचेंग के फादर को कोई भी दिक्कत नहीं थी कि अगर वो उनकी फैमिली को वापस लाना चाहता है। इसके बाद वो गोचेंग से उसके डिमोनिक हार्ट के बारे में पूछते हैं तो फिर गोचेंग वहाँ पे अपने डिमोनिक हार्ट को रिलीज करता है। तो फिर वहाँ पे डिमोनिक हार्ट की पावर बहुत ज्यादा थी। ये देख के गोचेंग के फादर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसे पूछते हैं क्या वो उसके कंट्रोल में तो नहीं है। इस पे गोचेंग बताता है कि उसकी कल्टीवेशन जैसे जैसे बढ़ती है डिमोनिक हार्ट की पावर और उसका रेजिस्टेंस और भी ज्यादा कम होता जाता है, लेकिन अभी डिमोनिक हार्ट उसके पूरे कंट्रोल के अंदर ही है, लेकिन फ्यूचर में शायद वो इसके आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। लेकिन गोचेंग के फादर उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं है, जब तक चीजें ठीक चल रही हैं तब तक सब कुछ सही है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं असली गोचेंग ने कितने ज्यादा बुरे काम किए होंगे कि उसका फादर भी उसके ऊपर भरोसा करने से इतना ज्यादा कतराता है। दरअसल डिमोनिक हार्ट की वजह से जो असली वाला गोचेंग
था वो इसे पोजेस हो गया था और उसने बहुत ज्यादा बुरे बुरे कांड किए थे, जैसे कि जियान की दो बोन को उसे बाहर निकाल लेना। हालांकि सिस्टम गोचेंग को बता देता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसके ऊपर डिमोनिक हार्ट कोई भी असर नहीं करेगा और वो खुद ही अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद गोचेंग अपने रूम के अंदर आता है जहाँ पे वो यांजी को बाहर निकालता है, जहाँ पे यांजी गोचेंग से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। गोचेंग आगे से बताता है कि एक काम है जो कि सिर्फ यांजी ही कर सकती है, लेकिन इससे पहले वो उसकी मदद करेगा उसकी फिजिकल बॉडी को रीगेन करने के लिए, जिससे यांजी थोड़ा सा निराश हो जाती है क्योंकि वो ये चैन के साथ सिर्फ अपने ग्रेटिट्यूड को प्रीपेयर करने के लिए आई थी। लेकिन गोचेंग के साथ रहते रहते ऐसा लगता है कि वो बस उसका फायदा उठा रही है। गोचेंग उसके चेहरे को देख के पूछता है क्या उसे बॉडी वापस नहीं चाहिए, जिसपे यांजी बताती है कि चाहिए, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि गोचेंग उसके प्रति इतना ज्यादा दयावान क्यों है। इसपे गोचेंग बताता है कि ये बस उसके पर्सनल रीजन है और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो यांजी की हेल्प करने लगता है उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को गेन करने में, जिसमें वो कई सारी हर्ब्स का इस्तेमाल करता है और यांजी सक्सेसफुली अपनी फिजिकल बॉडी को गेन कर लेती है। यहाँ तक कि यांजी भी हैरान हो जाती है कि उसके पास उसकी असली बॉडी आ गई और गोचेंग उसकी ठुड्डी को पकड़ के उससे कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है। इसके बाद गोचेंग यांजी को उसके मिशन के बारे में बताता है कि उसे अबैंडन इमॉर्टल लैंड के अंदर जाता है और किसी चीज को ढूंढना है। इसके बाद वो यांजी को एक तलिस्मा भी देता है जो कि स्पेस ब्रेकिंग तलिस्मा था। इसकी मदद से वो कहीं से भी कहीं पे भाग के आ सकती है और अगर उसका सामना शक्तिशाली अपोनेंट से हो जाता है तो वो बिना किसी दिक्कत के इसका इस्तेमाल करके अपनी जान बचा ले, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज्यादा मैटर करती है। इस पे यांजी आगे से कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी जिससे ये मिशन सक्सेसफुल हो सके। इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि कीहान और सोकिंग को जैसे अल्केमी सेक्ट लेके जाता है और ये अल्केमी सेक्ट काफी ज्यादा बुरे हालातों में था। अगर यहाँ पे कुछ ताकतवर एल्डर्स ना होते तो ये काफी जल्दी ढह गया होता। वह गोचेंग यहाँ पे कीहान को छोड़ने वाला था क्योंकि कीहान का टैलेंट काफी ज्यादा कमाल का है और अगर गोचेंग इनकी सेक्ट की मदद करता है तो फिर ये लोग भी गोचेंग को फेवर्स देंगे। वहाँ पे गोचेंग जैसे ही वहाँ पे कीहान को लेके पहुँचता है तो फिर वहाँ पे एक एल्डर आता है जो कि गोचेंग को छोड़ के सीधा कीहान को चेक करता है और आगे से कहता है कि इसके अंदर कमाल का टैलेंट है और वो गोचेंग को ऑफर देने लगता है कि अगर वो कीहान को यहाँ पे 15 सालों के लिए छोड़ देता है तो फिर वो इसे कमाल का सेक्ट लीडर बना देगा जो अल्केमी परफॉर्म करने के मामले में बहुत ज्यादा कमाल की होगी। लेकिन उसी टाइम में वहाँ पे बाकी एल्डर्स भी आ जाते हैं जो कि कीहान को लेके लड़ने लगते हैं कि अगर वो उसके पास रहेगी तो फिर वो उसे और भी ज्यादा कम टाइम के अंदर और ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे और वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसीलिए कीहान उनसे घबरा के गोचेंग के पीछे जाके छुप जाती है। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे जीजी अल्केमी सेक्ट की लीडर आती है जिनका नाम जियान था और वो गोचेंग से कहती है कि अगर गोचेंग कीहान को उसके पास छोड़ देता है तो वो अगले 10 सालों के अंदर कीहान को अल्केमी की ग्रैंड मास्टर बना देंगे। क्योंकि ये सेक्ट लीडर थी इसीलिए बाकी एल्डर्स उनसे लड़ते ही नहीं है। वहीं पे जियान आगे से गोचेंग को एक टोकन देती है जो कि उन्हें अल्केमी सेक्ट के एक मास्टर के तौर पे ही इस्तेमाल करने का औहदा देता है, जिससे वो एल्डर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन जियान बताती है कि गोचेंग उन्हें काफी ज्यादा अच्छा फेवर दे रहा है इसलिए उन्हें बदले में कुछ तो देना चाहिए ना। वहीं पे गोचेंग भी इस डील के लिए मान जाता है और वो कीहान को जियान का डिसाइपल बना देता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि उनकी बात अच्छे से मानना और अगर तुमने गलती की तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, जिससे कीहान शर्माते हुए कहती है कि वो बिल्कुल और उसकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगी। जिससे वो सभी लोग भी हैरान होकर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये मेरी डिसाइपल है लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इसके बाद हम लोग सोकिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही थी। गोचेंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है तो फिर वो आगे से उदास होकर बताती है कि उसने कीहान के लिए काफी ज्यादा अरेंजमेंट्स कर दिए हैं लेकिन उसने सोकिंग के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। क्या गोचेंग को अब सोकिंग की जरूरत नहीं है? गोचेंग उसे बताता है कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत ही ना होती तो फिर मैं तुम्हें ऊपर लेके ही ना आता और नीचे छोड़ देता। तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी तेज है लेकिन इन सभी मामलों के अंदर तुम बेवकूफ बन जाती हो। जिसके बाद गोचेंग सोकिंग से पूछता है क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। इस पे सोकिंग उसे बताती है कि वो सच में उसे कुछ छुपा रही है और वो उसे बताने लगती है कि वो दूसरे बेबीज के मुकाबले में जब से पैदा हुई है तब से ही अलग है, यहाँ तक कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर भी गड़बड़ है। इस पे गोचेंग पीछे मुड़ के उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब एक बॉडी के अंदर 2 सोल होने से है ना। इसको भाई पहले से ही पता था कि सोकिंग इसे क्या छुपा रही है। जिसपे कीहान आगे से हार में भरती है। गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसी वजह से मेरी लक वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ रही थी इसकी ट्विन सोल होने की वजह से। इसके बाद गोचेंग उसे पूछता है कि अगर उसके पास दूसरी सोल है तो फिर उसके पास इंटेलिजेंस और पिछली लाइफ के मेमोरीज भी होनी चाहिए। क्या उसके पास उसकी दूसरी सोल की कोई मेमोरीज हैं? जिसपे सोकिंग उसे बताती है कि उसके पास है लेकिन वो धीरे धीरे करके गायब होने लगी है। लेकिन जब से वो अपर रियलम के अंदर आई है वो सभी फीलिंग्स और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। वह भी सोकिंग की दूसरी सोल उसे कहने लगती है कि अब वो लोग गोचेंग के
के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने गोचेंग को उनके सीक्रेट के बारे में बता दिया है। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अपर रियलम के अंदर किसी ग्रेट पावर की वजह से ये काफी बुरी तरीके से घायल हो गई होगी, जिसके बाद ये लोअर रियलम के अंदर रिकार्नेट हो गई होगी और सन ऑफ फेट की फीमेल लीड बन गई। लेकिन चीजें इतनी ज्यादा सिंपल तो नहीं लगती हैं। वहीं पे सोकिंग गोचेंग को बताती है कि उसे अक्सर एशियन बैटलफील्ड के सपने आते रहते हैं, जहाँ पे वो कई सारे लोगों को देखती है जो कि उसके सामने अपना सर झुका के उसकी पूजा करते हैं और उसने उन लोगों को कभी भी नहीं देखा है। और सपने के अंदर उसका चेहरा बहुत ज्यादा सैवेज और एकदम रूथलेस डेविल की तरह होता था, जो हर किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। हालांकि गोचेंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, उसे खुद इतना सब तो नहीं पता है, लेकिन अगर उसके पास एक दूसरी सोल है जो कि एक ही बॉडी के अंदर है, तो फिर उसके पास नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा चालाकी और विजडम है और इसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदे का रहेगा अगर वो दोनों आपस में मिल जाती हैं और उसके लिए नई दुनिया के रास्ते खुल सकते हैं। इससे सोकिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वह गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस अजीब सी दुनिया के अंदर जहाँ पे हमेशा ये बात पता चल सकती है कि मेरे पास डिमोनिक हार्ट है, तो फिर क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा टूल नहीं रहोगी जो कि मेरे लिए इन सभी चीजों को कवर कर सकता है। बड़ा हरामी है यार, सोकिंग को इस्तेमाल करना चाहता है खुद के फायदे के लिए ताकि इल्जाम लगा सके कि मेरे पास तो डिमोनिक हार्ट है ही नहीं, वो तो सोकिंग के पास है। इसके बाद गोचेंग सोकिंग से कहता है कि वो जब तक चीजें ऐसी चल रही हैं तब तक ऐसे ही रहे। कुछ ही टाइम के अंदर वो अपनी मदर के वापस जाएगा, जिसके बाद वो जो कि ताइचू टेम्पल के अंदर है, और अगर वो समझेंगे तो फिर वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ताइचू टेम्पल ही वो असली जगह थी जहाँ पे ताइचू डीमन कल्ट रहता था और डिमोनिक पावर के सक्सेसर के रूप में ये सारी चीजें उसी से कनेक्टेड हैं। इसीलिए गोचेंग को वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। लिटरली ये भाई बहुत ज्यादा कमीना है, अगर इसे जरूरत पड़ी तो ये अपने फादर को भी एक झटके के अंदर मार सकता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिंग और उसके फादर गोचेंग के फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे गोचेंग भी आने वाला था। मिंग हमें बताती है कि उसके फादर उसके प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन गोचेंग के फादर उसे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करते थे। लेकिन गोचेंग के डिमोनिक हार्ट की वजह से वो धीरे धीरे करके बीमार होते गए और अपनी कल्टीवेशन को खो दिया और काफी ज्यादा बीमार हो गए। इसी चक्कर में गोचेंग की मदर भी ये सह नहीं पाई और वो भी बीमार हो गई और उनकी इलाज कभी भी नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि गोचेंग ने जो जियान के साथ किया था उस वजह से भी गोचेंग के फादर को काफी ज्यादा चोट पहुंची थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा बीमार हो गए। और मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि पता नहीं गोचेंग कितने सारे लोगों को चोट पहुंचाएगा। और उसी टाइम पे वहाँ पे गोचेंग भी आ जाता है। वहीं पे गोचेंग के फादर गोचेंग और मिंग को एक साथ बाहर भेज देते हैं ताकि वो मिंग के फादर के साथ कोई जरूरी बात कर सके, जिसपे वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि दोनों बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। वहीं पे गोचेंग मिंग को तीसरी नजरों से देख रहा था, तो फिर मिंग उससे पूछती है क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है जो ऐसे घूर रहे हो। लेकिन गोचेंग असल में तो उसके लक पॉइंट्स को देख रहा था जो कि 8000 से भी ऊपर है। वहीं पे गोचेंग मिंग से पूछता है क्या तुम यहाँ पे सगाई तोड़ने के लिए आई हो। इससे मिंग को ऐसा लगता है कि गोचेंग को सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो काफी प्यार से कहती है कि अगर उसे सगाई तोड़नी है तो फिर वो तोड़ सकता है, क्योंकि गोचेंग वैसे भी उससे नफरत ही करता आया है। हालांकि गोचेंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। वहीं मिंग का प्लान ये था कि वो अभी एंगेजमेंट को तोड़ना नहीं चाहती है ताकि वो धीरे धीरे करके गोचेंग का भरोसा जीत सके। और जैसे ही गोचेंग मिंग के सामने अपना गार्ड ऑफ कर देगा तो फिर वो धीरे धीरे करके गोचेंग को खत्म कर देगी। अब यहाँ पे गोचेंग अपनी असली चाल चलना शुरू करता है और वो मिंग से कहता है कि उसने बीते सालों में उसको जैसे भी ट्रीट किया हो वो उसका पास्ट था, लेकिन अब से वो उसे बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेगा और वो सगाई को भी नहीं तोड़ेगा। इससे मिंग को ऐसा लगने लगता है कि गोचेंग को पता चल चुका है कि वो रीबॉर्न हुई है, नहीं तो अचानक से इस कमीने का दिल तो नहीं बदलने वाला था। और वो खुद को समझा लेती है कि ये बस धोखा देने का तरीका है, उसे अपने मिशन के बारे में नहीं भूलना चाहिए। लेकिन गोचेंग तो उसके ऊपर प्यार ही बरसाया जा रहा था। उससे पूछता है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्या तुम्हें बुखार है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। वहीं मिंग उसे पूछती है क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तुम सच में सगाई नहीं तोड़ना चाहते ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस पे गोचेंग उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो उसे झूठ कैसे बोल सकता है। वहीं हमें तो पता है कि गोचेंग ऐसा क्यों कर रहा था और अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम्हारी एक्टिंग लिन टियान से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहीं मिंग उसे पूछती है कि तुम अचानक से इतने अच्छे क्यों हो गए। गोचेंग बताता है अरे तुम मेरी बीवी हो भाई, फ्यूचर में बनने वाली हो, मैं तुमसे नाइस कैसे नहीं रहूंगा। जिसमें मिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन के अंदर सोचती है कि पिछले जिंदगी में जब शॉर्ट से मेरा दिल चीर दिया था तब याद नहीं आया था कि मैं तुम्हारी बीवी थी। इसके बाद वो अनकंफर्टेबल होके वहाँ से चली जाती है। उसकी जाने के बाद सिस्टम गोचेंग के पास आता है और उसे बताता है कि मिंग डॉटर ऑफ फेट है और वो रिबॉर्न होके एक एम्प्रेस बनी है जिसके दिल के अंदर प्यार और नफरत बहुत ज्यादा गहराई से घुसी हुई है। इसीलिए गोचेंग को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला तो ये है कि उसे पीछे जाओ, उसे मनाओ, उसको प्यार दो और उसे अपना कर लो, और दूसरा ये था कि डायरेक्ट मार दो, और दोनों रिवॉर्ड सेम ही थे।
थे, 5000 लक पॉइंट, 25,000 डायनेस्टी पॉइंट। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर यहाँ पे लड़का होता तो भाई पक्का सीधा मारने वाला ऑप्शन चूज करता, लेकिन लड़की है तो सीधा डॉटर को बचाने वाला किया है। क्योंकि गोचंग ने सेकंड ऑप्शन चूज किया था तो फिर उसे वो सभी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि मिंग और उसके बीच में पिछले लाइफ के दौरान हुई थी, और उसे पता चल जाता है कि मिंग को बहुत ज्यादा इमोशनल डैमेज हुआ था। शादी के पहले ही दिन अपने प्यारे पति के हाथों मारा जाना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसे समझ में आ जाता है कि वो मिंग का दिल आसानी के साथ तो नहीं जीत पाएगा। इसलिए गोचंग यहाँ पे दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करने वाला था, ये दिखा के कि वो भी रीबॉर्न हुआ है, अब वो पूरी तरीके से बदल गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो चारों बाप बेटा बहू सब एक साथ बैठ के वहाँ पे लंच कर रहे थे। वहीं जब गोचंग के फादर मिंग को थोड़ा सा उदास देखते हैं तो फिर वो पूछते हैं क्या गोचंग ने तुम्हें दोबारा परेशान किया, तो मिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे गोचंग भी खड़ा होता है और वो कहता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है यार, दिल से ज्यादा प्यार करता हूँ, कैसे पुली कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने हाथों से मिंग को खाना भी खिलाता है। वहीं पे मिंग को ऐसा लगता है कि गोचंग जानबूझ के ये नाटक कर रहा है लवी डवी कपल होने का, ताकि वो एल्डर्स को दिखा सके कि वो कितने ज्यादा क्लोज हैं। वहीं पे गोचंग मिंग से कहता है कि आज रात को ज्यादा ही लंबी है, क्या तुम मुझे ड्रिंक के लिए कंपनी दे सकती हो। मिंग के फादर और गोचंग के फादर ये बात समझ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से किसी काम के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मिंग भी वहाँ से जाने लगती है, गोचंग से ये कहते हुए कि अब उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिसपे गोचंग आगे से कहता है कि मैं नाटक नहीं कर रहा था, लेकिन तुम पहले से काफी ज्यादा बदल गई हो। इससे मिंग को ऐसा लगने लगता है कि गोचंग उसकी तरह रिबॉर्न नहीं हुआ है, इसीलिए वो तो अभी तक उन दोनों के बीच में डिफरेंस को चेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि गोचंग कभी भी नहीं बदल सकता है, फिर चाहे जो भी हो जाए। और वो वहाँ से जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे गोचंग उसके ऊपर पाम अटैक कर देता है, जिसको मिंग काफी आसानी के साथ ही रोक लेती है। गोचंग उसे कहता है कि तुम पहले ही ड्यूक फेस तक पहुंच चुकी हो और तुमने मुझसे काफी सारी चीजें छुपा ली हैं। इसके बाद वो मिंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कमर से अपने करीब कर लेता है, जिसपे मिंग हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे छोड़ो। गोचंग उसे कहता है कि तुम अभी भी पूरी तैयारी से नहीं आई हो। इसके बाद वो मिंग को छोड़ देता है तो मिंग पीछे हट जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो गोचंग से कहती है कि मुझे पता लग चुका था कि मैं तुम्हें कितना ही चाहे उतना खुश कर दूं, लेकिन तुम कभी भी नहीं बदलोगे। इसलिए मैं खुद को शर्मिंदा करने की जगह पे खुद को ताकतवर बनाने के बारे में सोचा और अपनी ताकत को बढ़ा लिया। इसके बाद वो गोचंग के डायलॉग जो उसको पिछली जिंदगी में गोचंग ने उसको दिया था वही मारती है। आखिरकार ताकत ही बाहरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल की जाती है। गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है ओहो काफी ज्यादा चालाक हो रही हो। इसके बाद गोचंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा दिल नहीं पिघलेगा, तुमने अभी तक मुझसे काफी सारी चीजें छुपाए रखी, इससे मुझे दर्द हो रहा है। मिंग से कहती है कि नाटक करना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। जिसपे गोचंग मिंग से पूछता है तो मेरा कैरेक्टर कैसा है। मिंग से कहती है कि अब वो होल्ड बैक नहीं करेगी, तो फिर गोचंग कहता है कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मिंग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन गोचंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसके साथ वॉल प्लैंक करता है। मिंग उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है। जिसपे गोचंग उसे कहता है स्यूटी रात बहुत ज्यादा लंबी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूंगा। इसके बाद गोचंग उसे धीरे धीरे करके परेशान करने लगता है और मिंग रजिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आखिर में हार मान ही लेती है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ सो लेते हैं, हाँ सच में सो लेते हैं। वहीं पे गोचंग की जब सुबह आंख खुलती है तो फिर मिंग उसे बिना कुछ कहे ही सुबह बिना बताए वहाँ से निकल गई थी। लेकिन गोचंग को ये बात समझ में नहीं आती है कि मिंग ने इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर दिया, और उसे ऐसा लगता है कि उसने जो धोखा और नफरत सहा था उसके लिए वो अपनी बॉडी के ऊपर भी गिव अप करने के लिए राजी है। उसने इस हद तक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है गोचंग से बदला लेने के लिए। हालांकि गोचंग को मिंग पसंद आ गई है, और अगर ये नफरत वाला बवाल ना होता तो फिर वो मिंग को काफी अच्छे से ट्रीट करता। खैर गोचंग के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने मिंग को हल्का फुल्का तो अपनी तरफ कर ही लिया है, तो फिर इसीलिए उसकी लक वैल्यू बढ़ जाती है। इसके बाद गोचंग अपने कपड़े बदलता है और बाहर की तरफ निकल जाता है बाकी चीजों को संभालने के लिए, क्योंकि अभी मिंग वाला मामला थोड़ी देर के लिए शांत हो गया है। वहीं पे हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि एक अपनी सर्वेंट से पूछती है कि उसे गोचंग कैसा लगता है, तो वो आगे से यही बताती है कि लोग मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा घटिया और कमीना है, लेकिन उस सर्वेंट को ऐसा लगता है कि गोचंग काफी ज्यादा ठीक है और उसने मिंग को भी काफी अच्छे से ट्रीट किया है। वहीं पे मिंग को तो पहले से ही पता था कि गोचंग कितना ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसके पास 2 जिंदगियों का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके बावजूद वो गोचंग की किसी भी चीज को समझ क्यों नहीं पा रही है। खैर वो अभी के लिए इन सभी चीजों को इग्नोर करती है, बस इतना ही सोचती है कि अगर गोचंग उसे कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता भी है तो वो उससे बदला जरूर लेगी, क्योंकि मिंग ने देख लिया है कि गोचंग अब पिछली लाइफ की तरह नहीं है, तो फिर मिंग उससे बदला नहीं लेगी, बस अपनी ताकत को ही बढ़ाएगी। लेकिन अगर गोचंग उसके पीछे आता है तो फिर वो बदला जरूर लेगी। इसके बाद हम लोग सिस्टर यांजी को देखते हैं जो कि अबैंडन लैंड गई हुई थी, और तभी उनके ऊपर वहाँ के मास्टर्स अटैक
ट्राई कर देते हैं तो फिर वो जल्दी से गोचेंग के तलिस्मा का इस्तेमाल करती हैं और वहाँ से बच के निकल जाती हैं और अपने मन के अंदर सोचती हैं कि इस जगह पे इतने ताकतवर मास्टर कैसे हो सकते हैं। और वो भागते हुए बस यही सोचती है कि उसे गोचेंग को इसके बारे में बताना पड़ेगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इमोर्टल अबैंडन लैंड ये वही जगह है जहाँ पे गोचेंग की छोटी बहन जियान ट्रेनिंग करती आई हुई थी सेक्टर से बाहर निकालने जाने के बाद। और ये सभी एल्डर्स भी अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि उसके पास गोचेंग फैमिली की तरफ से कोई भी औरा नहीं था और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यानजी यहाँ पे जियान के लिए आई थी या फिर किसी और काम से। खैर इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं जो कि आसपास के एरिया में भटक रही थी और तभी उसे गले के ऊपर लगे हुए स्टॉल के ऊपर कुछ चीजें दिखाई देती है जिनको वो बिल्कुल भी खरीद नहीं सकती थी। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर ये गोचेंग वाला बवाल न होता तो फिर वो इतना ज्यादा गरीबी में ना डूबती कि वो छोटी सी चीज को भी ना खरीद पाती। खैर जियान वहाँ से जा ही रही थी कि उसी टाइम पे वहाँ पे यंग मास्टर फैमिली का कोई बंदा आ जाता है जो कि जियान के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है। हालांकि जियान उसे इग्नोर करती है लेकिन वो जबरदस्ती ही लाइन मारना चाहता था। खैर वो जियान के साथ आगे कुछ कर पाता कि इससे पहले ही वहाँ पे गोचेंग आ जाता है जो कि अपने बहुत बड़े ड्रैगन के ऊपर आया था। वहीं पे यानजी ने गोचेंग को सब कुछ पहले ही बता दिया था कि साओ जियान यहीं पे ही मिलेगी। खैर इसके बाद पता नहीं उस यंग मास्टर को क्या होता है लेकिन वो अचानक से जियान को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन गोचेंग के होते हुए जियान को कोई छू भी नहीं पाता है और वो बंदा गोचेंग से कहता है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन गोचेंग जियान से कहता है कि तुम कैसी हो। लेकिन उस बंदे को लगता है कि गोचेंग उससे बात कर रहा है तो वो उसे गले मिलने के लिए जाता है। लेकिन गोचेंग उसे इग्नोर करके जियान के कंधे के ऊपर बैठे हुए उसके पेट को मार के पीछे फेंक देता है और जियान से कहता है कि काफी टाइम हो गया है, तुम लंबी और खूबसूरत दोनों हो गई हो। वहीं पे इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो फिर गोचेंग उसके ऊपर एक कंटाप मारता है तो वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और गोचेंग उसे कहता है कि तुम्हारी औकात क्या ही है जो तुम मुझे इस बीच उंगली कर सकते हो जब मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। जैसे वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि गोचेंग ने अपनी बहन के साथ क्या कांड किया था। इस बात से जियान भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और गोचेंग से कहती है कि मैं तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे चीजों को बराबर करने के लिए आई हूँ लेकिन अभी ताकत के बीच में काफी ज्यादा बड़ा गैप है तो मैं अभी कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। गोचेंग उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि अच्छी बात है कि तुम समझदार हो। वहीं पे वो बंदा गोचेंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत किससे हुई मेरी फैमिली के होते हुए मुझे इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाने की। वहीं पे गोचेंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने वर्दी भी हो, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि मेरी बहन को बुली कर सकता हूँ, इसीलिए तुम माफी अपनी मौत के साथ दोगे। जिसके बाद वो सामने की तरफ बस एक फिंगर फ्लिक मारता है और उस बंदे की आधी बॉडी हवा में ही गायब हो जाती है। वहीं पे गोचेंग का ड्रैगन उन दोनों गार्ड्स को पकड़ के उन्हें दबा के वहीं पे मार देता है। लेकिन उसी टाइम पे वो बंदा एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सिक्के को तोड़ के अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है और वहां से बच के भाग जाता है। यानजी गोचेंग से पूछती है क्या वो उसको ऐसे ही जाने देगा, जिसपे गोचेंग बताता है कि वो थोड़ा सा काम का है इसीलिए मैं उसे जाने दे रहा हूँ। वो सभी लोग गोचेंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि गोचेंग काफी ज्यादा शक्तिशाली है, उसे पक्का किंग फेस पे होना चाहिए। लेकिन पूरे अपर रियलम के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इतनी कम उम्र में इस लेवल को अचीव कर ले। वहीं जियान भी इन सभी बातों से काफी ज्यादा हैरान होती है लेकिन उसे बाद में याद आता है कि उसे गोचेंग से कोई भी मदद नहीं लेनी है और वो साफ कह देती है कि वो गोचेंग को कोई भी थैंक यू नहीं कहेगी। गोचेंग को भी थैंक यू नहीं चाहिए था, वो बस सभी लोगों को ये बताना चाहता था कि उसको छोड़ के कोई भी उसकी बहन को बुली नहीं कर सकता है। लेकिन जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि उसे गोचेंग की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन गोचेंग उसे बताता है कि वो बस गिल्टी फील कर रहा है कि उसने जो पिछले टाइम के अंदर किया था और बेशक उसे मजा भी आता है जियान को इस तरह से चिढ़ाने में कि वो उससे कितना ज्यादा नफरत करती है। जियान गोचेंग से कहती है कि मैंने जो कुछ भी सहा है मैं वो सब कुछ तुम्हें दुगने दाम में वापस लौटाऊंगी। गोचेंग इसके बालों को सहलाते हुए कहता है ठीक है अच्छे से मेहनत करना। उसी टाइम पे गोचेंग के पास डाओटियन इमोर्टल पैलेस के कुछ डिसाइपल्स आते हैं जो कि गोचेंग को ले जाने के लिए आए थे जो उसने अभी यहाँ पे कांड किया है, क्योंकि वो यंग मास्टर भी डाओटियन इमोर्टल पैलेस का ही डिसाइपल था। गोचेंग इन सभी चीजों को समझता है और वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। वहीं पे जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि गोचेंग यहाँ पे क्यों आया था और उसके लिए इतना सब क्यों करके गया। लेकिन वो अभी के लिए बिल्कुल भी शांत नहीं हुई थी और उसे गोचेंग से बदला जरूर लेना था। लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ जाता है कि उसे डाओटियन इमोर्टल पैलेस से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। वहीं पे वो बंदा जिसको गोचेंग ने मार दिया था वो भागते हुए अपने भाई के पास आता है और उसे कहता है कि आपको मेरा बदला लेना पड़ेगा। इस पे उसका भाई जिन जाओ उसे कहता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा लेकिन ये उसकी गलती थी, लेकिन फैमिली का मामला है तो वो बदला जरूर लेगा। लेकिन अभी के लिए उसके पास इतनी ताकत नहीं है और न उसने ब्रेक थ्रू किया है तो वो फ्यूचर में गोचेंग से बदला जरूर लेगा ताकि वो अपनी फैमिली की इज्जत को वापस पा सके।
खैर जब गोचेंग डॉटियन पैलेस पहुंचता है तो फिर वहां पे उसके साथ कुछ भी नहीं होता है, बस उसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बाकी सभी लोगों ने कौन कौन से हैं जिन्होंने डॉटियन पैलेस को ज्वाइन किया है। साथ ही में नाइट हेवनली फॉक्स क्लैन की जो यिनमी है वो गोचेंग से मिलना चाहती है और ये गोचेंग के पुरानी साथी या फिर सर्वेंट है। खैर इसके बाद गोचेंग अपने घर पे आ जाता है जहाँ पे उसकी ताकत फिर से बढ़ चुकी थी। इसके बाद गोचेंग हमें बताता है कि उसके फादर का प्लान ये है कि गोचेंग को सबसे पहले डॉटियन इमॉर्टल पैलेस का सक्सेसर बनना है और वो पहले ही यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो फिर उसके सक्सेसर बनने वाले चीज यहाँ पे किसी काम की ही नहीं है। परेशानी असल में कुछ एल्डर्स हैं जो कि काफी टाइम से डॉटियन पैलेस के साथ निपटते आ रहे हैं और उनके साथ काम करते हैं। खासकर एक एल्डर जिसका नाम ली सुई है और वो डॉटियन इमॉर्टल पैलेस के साथ काफी टाइम से काम करते आ रहे हैं और शायद से उन्हें अंदाजा लग चुका है कि गोचेंग के पास डिमोनिक हार्ट है, इसीलिए उनके होने को भी आसानी के साथ टाला नहीं जा सकता है। इसके बाद गोचेंग हमें बताता है कि जब से वो अपर वर्ल्ड के अंदर आया है तो फिर उसकी डिमोनिक पावर उसकी बॉडी के अंदर फूटती जा रही है, खासकर तब से जब उसने लिंटियन और सुप्रीम मास्टर के एसेंस को एब्जॉर्ब किया है। इसके बाद गोचेंग फैसला करता है कि वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि उसके डिमोनिक बॉडी की कल्टीवेशन किस हद तक पहुंच चुकी है। इसके बाद वो सबसे पहले आसपास अपने सील लगाता है जिससे बाहर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उसके पास डिमोनिक एनर्जी है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर छुपी हुई डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसके डिमोनिक हार्ट को अभी तक सील करके रखा गया था। इसके बाद गोचेंग उसे हटाता है तो फिर उसका डिमोनिक रूप अनलॉक हो जाता है। इसके बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है और देखते ही देखते गोचेंग फॉल्स गॉड फेज तक पहुंच जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ती जाती है जिसके बाद वो ट्रू गॉड फेज तक पहुंच जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, जिसके बाद वो हेलबर्ड को बाहर निकालता है तो फिर उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और वो डायरेक्ट हेवनली गॉड फेज तक पहुंच जाता है। वह पे गोचेंग का ये ट्रम्प कार्ड था क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा कल्टीवेशन है कि वो पूरी दुनिया का अकेले ही एनिमी बन सकता है, लेकिन तब भी उसे कोई भी चिंता नहीं है। वो आसानी से अपने ट्रू विलन वाले रास्ते के ऊपर चल सकता है और फाइनल बॉस बन सकता है। उसी टाइम पे एक बंदा गोचेंग को बताता है कि यूमी उसे मिलने के लिए आई है, तो फिर गोचेंग उसे अंदर बुला लेता है। जिसके बाद जब यूमी अंदर आती है तो फिर हमें पता चलता है कि यूमी 9-tailed फॉक्स है और ये गोचेंग की सर्वेंट है। फिर इसके बाद गोचेंग हमें यूमी की कहानी बताता है कि यूमी भी डॉटियन पैलेस की ऑथेंटिक डिसाइपल थी। इसने गोचेंग की पोजीशन के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इसके बाद गोचेंग ने हार्ट डीमन वॉर्म इसकी बॉडी के अंदर प्लांट कर दिया, तब से ये गोचेंग की एक वफादार सर्वेंट बन गई है। जिसके बाद गोचेंग यूमी की पूंछ सहलाने लगता है तो फिर यूमी को चिंता होने लगती है। गोचेंग अपने पास से एक मेडिसिन बाहर निकालता है जो कि हार्ट डीमन वॉर्म की मेडिसिन या फिर एंटीटोड था, क्योंकि हार्ट डीमन वॉर्म हर एक 6 महीने के अंदर यूमी की बॉडी के अंदर पॉइजन फैला सकता था, इसीलिए उसे हर बार गोचेंग के पास आके मेडिसिन लेनी ही पड़ती थी और इसीलिए यूमी उसकी वफादार सर्वेंट बनी हुई थी। वहीं पे यूमी गोचेंग को बताती है कि 6 महीनों के अंदर उससे जितना ज्यादा हो सकता था उतने ज्यादा फिजिकल एसेंस और बाकी सभी चीजों को इकट्ठा कर लिया है। दरअसल गोचेंग के पास डिमोनिक हार्ट टेक्निक है, तो फिर वो आसानी के साथ क्रॉप्स और लोगों के अंदर से उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर डिवोवर कर सकता है और यूमी गोचेंग के लिए इन्हीं तरह की लाशों या फिर लोगों को इकट्ठा करती है। वहीं पे यूमी से गोचेंग को यह भी पता चलता है कि जियान किसी एल्डर के पास गई हुई है उसका फेवर लेने के लिए। जिसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं जो कि एल्डर ली सुई के पास गई हुई थी और वो उनसे पूछती है कि वो क्या चीज पकड़ने के बारे में सोच रहे हैं, जिसपे वो बताते हैं कि इंसान को। जिसके बाद वो जियान से पूछते हैं क्या तुम यहाँ पे अपने भाई को हराने के लिए आए हो और वो चीज वापस लेने के लिए आए हो जो तुमसे छीन ली गई थी। जियान बताती है कि उसके पास पहले ही नई बोन आ चुकी है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो बस यहाँ पे इंसाफ चाहती है जो भी उसे दर्द इतने सालों के अंदर सहा है। एल्डर ली सुई इतना ही कहते हैं कि गोचेंग अपने डिमोनिक नेचर को दोइस्ट बोन के साथ छुपाना चाहता था, इसलिए उसने जियान की बोन को चुरा लिया, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने डिमोनिक नेचर को छुपा नहीं सकता है और उन्हें जियान से भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी। और अगर जियान चाहती है कि वो उनकी डिसाइपल बने तो फिर उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो इस लायक है। जिसके बाद वो जियान को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि सामने की तरफ तुम्हें पाथ टू हेवन दिखाई दे रहा है, तुम्हें गोचेंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना पड़ेगा तो ही मैं तुम्हें सिलेक्ट करूंगा। बेसिकली ये भाई टैलेंट नापने वाला कोई डिवाइस वाइज था जहाँ पे तुम जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना अच्छा तुम्हारे पास टैलेंट है। एल्डर जियान को ये भी बताते हैं कि ये आसान नहीं होगा क्योंकि गोचेंग वहाँ पे 1,00,000 सालों से भी काफी टाइम तक टॉप पोजीशन पे अटका हुआ है और कोई भी उसे अभी तक बीट नहीं कर पाया है। लेकिन जियान को यकीन था कि वो गोचेंग को हरा सकती है। एल्डर जियान के कॉन्फिडेंस को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद उन्होंने जो फिशिंग रॉड पकड़ रखी थी उसकी मदद से वो जब उसे ऊपर खींचते हैं तो फिर आसमान से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है जो कि चू डायनेस्टी का था। चू वो नियान है जो कि असल में एक बंदा है। वहीं पे ये जियान के बारे में पहले से ही जानता था और एल्डर चू से कहते हैं कि जाओ और जाके इसे इसका रास्ता दिखा दो कि हेवन पाथ तक कैसे पहुंचना है। वहीं पे चू अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये भी गोचेंग से बदला लेना चाहती है तो फिर हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। बेसिकली दुश्मन का दुश्मन
कौन दोस्त था। दरअसल चू की फैमिली और गोचंग की फैमिली दोनों काफी टाइम से एक दूसरे की दुश्मन है, इसीलिए चू अपने मन के अंदर सोचता है कि वो जियान का काफी अच्छे से फायदा उठा सकता है। इसके बाद वो जियान को अपने साथ लेके हेवन के पाथ की तरफ जाने लगता है और रास्ते के बीच में वो जियान को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन जियान उसे कहती है कि ये उनका मामला है, इसीलिए उसे बीच में उंगली करने की जरूरत नहीं है। इससे चू भी हैरान होता है कि इसे तो खुश होना चाहिए था, ये भड़क क्यों गई। खैर जब वो दोनों टावर के पास पहुंचते हैं तो फिर उसी टाइम पे वहाँ पे यूमी और गोचेंग आ जाते हैं, जहाँ पे जियान गोचेंग को देख के बिल्कुल भी खुश होती नहीं है और उसे लड़ने लगती है। इस पे गोचेंग उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन उसी टाइम पे चू बीच में कूद पड़ता है और वो गोचेंग से कहता है कि ये यहाँ पे हेवनली पाथ को चेक करने के लिए आई थी, इसीलिए तुम इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हो। इस पे गोचेंग चू से कहता है कि तुम्हें ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है एल्डर के नाम पे, और तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पे बीच में आके इस मामले के अंदर लड़ाई करेगा जो यंगर जनरेशन के बीच में हो रहा है। और बाद में गोचेंग चू को घूरते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी कि तुम बीच में मुझे परेशान कर सकते हो जब मैं अपनी बहन के साथ बात कर रहा हूँ। इससे चू को गुस्सा आने लगता है और वो गोचेंग से कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं। इस पे गोचेंग उससे कहता है कि उड़ूंगा तो तुम क्या कर लोगे। जिसपे आसपास के जो भी लोग थे वो सभी देखते हुए कहते हैं कि गर्मा गर्मी का माहौल है, लगता है कि लड़ाई होने वाली है। अब इससे चू को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट गोचेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोचेंग अपनी वर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। इसके बाद गोचेंग चू के सामने आता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। इसके बाद गोचेंग चू के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे चू के कपड़े फट जाते हैं और वो उड़ते हुए जाके पिलर से जा टकराता है। इससे वो सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि इसने इतनी आसानी के साथ चू को हरा दिया, और उन्हें समझ में आ जाता है कि गोचेंग किंग फेस की इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर है, जो कि उसे ट्रू इमॉर्टल बनाता है। लेकिन जो इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानता है, जिसके बाद वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है और गोचेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आज वो उसे यहाँ पे हरा के दिखा देगा कि उसका दोइस्ट हार्ट कितना ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि गोचेंग को इसी मौके का इंतजार था, लेकिन गोचेंग चू के ऊपर बस एक ही कंटा मारता है, जिससे वो जमीन के अंदर जा गड़ता है और एक ही बार में वो नॉकआउट हो जाता है। यूमी उससे पूछती है कि उसने चू को मारा क्यों नहीं, जिसपे गोचेंग आगे से बताता है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अगर वो इसे पब्लिक के अंदर मार देगा तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट होगी। और वैसे भी वो यहाँ पे उसे अटैक करके ये दिखाना चाहता था कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इसे एल्डर्स को भी पता लग जाएगा कि जब तक वो यहाँ पे है तब तक कोई भी सक्सेसर की पोजीशन के लिए कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। इसके बाद गोचेंग जियान की तरफ देखता है और चू के सर के ऊपर पैर रखते हुए उसके पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम खुश हो गए क्योंकि मैंने कमीने को अच्छा खासा सबक दिखा दिया। जिसपे जियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इस पे गोचेंग उसे कहता है क्या भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आई थी जो कि उस ओल्ड मैन ने कंडीशन रखी थी, लेकिन चूटियान ने यहाँ पे गंदा खेल खेला। इसने ये वाली बात लीक कर दी जिससे यहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हो गए और वो सभी लोग यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आ गए, और अगर तुम रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाती तो फिर ये सभी लोग तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हंसते। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैंने उसे सबक सिखा के सही काम किया। जिसपे जियान आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद गोचेंग बाकी लोगों को देखते हुए कहता है कि वो उन लोगों को दोबारा याद दिला देता है सिर्फ गोचेंग ही अपनी बहन को बुली कर सकता है और कोई भी नहीं। फिर गोचेंग हमें बताता है कि यहाँ पे असली कहानी तो ये होने वाली थी कि चू ने तो यही प्लान बनाया था कि जब जियान यहाँ पे फेल हो जाएगी तो फिर पूरा सेक्टर उसका मजाक बनाएगा, लेकिन आखिरी मौके पे जब जियान अपनी असली पावर को रिलीज करेगी तो फिर वो सभी के ऊपर चमाटा मार देगी और रिकॉर्ड को तोड़ देगी। लेकिन उसके बाद वो गोचेंग को उंगली करने की कोशिश करेगी और इस मौके का फायदा उठाएगी ताकि वो गोचेंग को डायरेक्ट चैलेंज कर सके। लेकिन गोचेंग ने इस टाइमलाइन के दौरान यहाँ पे एक नया तरीका सोचा कि वो जियान की मदद करेगा और उसे थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देगा, और वो जियान से कहता है कि उसे उसके ऊपर विश्वास है कि वो आसानी के साथ उसके रिकॉर्ड को तोड़ सकती है क्योंकि वो है तो उसी की बहन। और वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि तुमने काफी सालों तक मेहनत की है, अगर तुम मेरे रिकॉर्ड को नहीं तोड़ोगी तो फिर और कौन तोड़ सकता है। लेकिन वो बाद में जियान को परेशान करते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि तुमने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है तो फिर तुम मुझे हरा भी सकती हो। इसे जियान को ये बात पता चल जाती है कि गोचेंग को पहले से ही पता था कि वो सीक्रेटली कल्टीवेट कर रही है और उसे मारने का इरादा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद गोचेंग ने उसे कुछ भी नहीं किया और उसे ऐसा लगने लगता है कि गोचेंग ने पिछले सालों में जो भी कुछ उसके साथ किया होगा, यानी कि दोइस्ट बोन को उसकी बॉडी से खींच के बाहर निकाल लेना, ये मजबूरी में किया होगा। हालांकि जियान इस बात के ऊपर अभी यकीन नहीं करती है और इसे साइड में कर देती है। खैर इसके बाद जियान फ्लोर के ऊपर जाती है और वहाँ पे चढ़ना शुरू कर देती है। बस तुम्हें इसके ऊपर सीढ़ियां चढ़ते जाना है, लेकिन जो प्रेशर होगा वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा और जितनी ज्यादा तुम्हारे पास एनर्जी होगी तुम उतने ज्यादा फ्लोर चढ़ते जाओगे। हम देखते हैं कि जब जियान चढ़ने की कोशिश कर रही थी तो फिर जंजीरें उसके पैरों को पकड़ने लगती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चढ़ते जाती
जाती है, चढ़ते जाती है और बिना किसी दिक्कत के 15वें फ्लोर तक पहुंच जाती है। लेकिन 15वें फ्लोर को पार करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद के ऊपर जोर देते देते 18वें फ्लोर तक पहुंच जाती है, जहां तक गोचंग पहुंचा था। और बस कुछ ही कदम के बाद वो गोचंग के रिकॉर्ड को आसानी के साथ तोड़ सकती थी। वहीं पे जियान को पता चल जाता है कि गोचंग को पहले से ही पता था कि वो आसानी के साथ उसके रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, क्योंकि जो दोइस्ट बोन होती है और हेवनली पाथ का जो सोर्स होता है दोनों बिल्कुल एक ही हैं। इसीलिए गोचंग भी काफी आसानी के साथ इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता था, क्योंकि उसके पास दोइस्ट बोन थी। इसीलिए जियान अगर गोचंग के रिकॉर्ड को तोड़ ही देती है तो फिर इसका क्या ही फायदा है। वहीं पे गोचंग को भी समझ में आ जाता है कि जियान को पता चल चुका है कि वो क्या करवाने के बारे में सोच रहा है। इसके बाद वो गोचंग के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ती है और वहाँ से नीचे उतर आती है। वहीं पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो रिकॉर्ड तोड़ सकती थी, तो फिर इसने गिव अप क्यों कर दिया। वहीं पे गोचंग भी उसे पूछता है कि तुम तो रिकॉर्ड को तोड़ सकती थी, तो फिर हार क्यों मान ली। जिसपे वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो गोचंग उसे कहता है कि तुमने तो मुझे निराश कर दिया। जिसपे जियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है और मुझे इस तरह से बुली करना बंद करो। और वो गोचंग से कहती है कि एक दिन मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगी और तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। साथ ही में उसकी लक वैल्यू भी पहले से बढ़ जाती है। जिसपे गोचंग उसे कहता है कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। जिसके बाद हम लोग एशियन ये फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग आंट जुए को देखते हैं, जो कि लिली से पूछती हैं कि ये चैन को मरे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, क्या तुम अभी भी उसके लिए गिल्टी फील कर रही हो। जिसपे लिली अचानक से कहती है कि ये चैन बस एक चींटी था जिसके बुरे इरादे थे, तो फिर उसे ये चैन के लिए बुरा क्यों लगेगा। लेकिन जब से वो अपर वर्ल्ड के अंदर आई है तब से उसकी मेमोरी कुछ खो गई है, लेकिन बदले में उसे कुछ मेमोरी भी मिली है, लेकिन वो क्या है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी टाइम पे वहाँ पे लिली का बड़ा भाई आता है जिसका नाम ये लैंग टियान था, और वो लिली से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम थक गई हो, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। जिसपे लिली अपने भाई से पूछती है क्या उसने गोचंग के बारे में सुना है। जिसपे लैंग टियान आगे से बताता है कि उसने गोचंग के बारे में सुना है, जो कि लोअर वर्ल्ड के अंदर गया हुआ था। और वो लिली से पूछता है क्या तुम्हारी मुलाकात उसके साथ हो गई थी और क्या उसने तुम्हें ज्यादा परेशान किया क्या। जिसपे लिली बताती है कि वो सिर्फ गोचंग के बारे में जानना चाहती है और कुछ भी नहीं। जिसपे लैंग टियान आगे से कहता है कि उसने भी गोचंग के बारे में सुना है और यंगन जनरेशन में उससे ज्यादा शक्तिशाली अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि लैंग टियान को बताता है कि येलिंग नाम का एक बंदा आया है जो कि उसे चैलेंज करना चाहता है और काफी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। लिली पूछती है कि ये येलिंग कौन है जो कि अपने भाई को चैलेंज करना चाहता है। जिसपे लैंग टियान बताता है कि जब वो सक्सेसर बनने के लिए फाइट कर रहा था तब उसने गलती से येलिंग के फादर को इंजर्ड कर दिया था, जबकि लैंग टियान ने काफी ज्यादा पैसे कंपनसेट के तौर पे दे दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद येलिंग यहाँ पे आके उसे चैलेंज कर रहा है, क्योंकि हाल ही में उसकी किस्मत खुल चुकी है और उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि लैंग टियान अभी इस चैलेंज को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उनकी फैमिलीज ने वादा किया था कि वो इस मामले को और ज्यादा नहीं भड़काएंगे। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि गोचंग के पिछली लाइफ में किए गए कर्म कांडों के बारे में सोच रही थी, या फिर मैं ये कहूँ कि ये गोचंग के फ्यूचर के बारे में सोच रही है। कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पे डाउ टियान इमॉर्टल सेट का एक असली कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पे हर एक डिसाइपल लड़ाई करेगा ट्रू इमॉर्टल बनने के लिए। लेकिन असली बवाल तो तब शुरू होगा जब मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजर इमॉर्टल पाथ के लिए सामने आएगा, जो कि इमॉर्टल स्पिरिट होगी। काफी सारे लोग इकट्ठा होंगे उसे पाने के लिए, लेकिन कोई भी उसे पा नहीं पाएगा क्योंकि वो अचानक से गायब ही हो जाएगी। और इन सभी चीजों को गायब करने के पीछे हमारे गोचंग का ही हाथ था। साथ ही में मिंग को ये भी पता था कि उसके प्यारे हस्बैंड की जो कल्टीवेशन है वो बाहर से जितनी दिखती है उतनी है नहीं। यहाँ तक कि उसने जियान को भी नहीं छोड़ा था और उसे खत्म करके उसकी लाश ही गायब कर दी थी। इसीलिए मिंग फैसला करती है कि वो इस बार जियान को कुछ भी नहीं होने देगी। और मिंग को ये भी पता था कि यहाँ पे सक्सेसर ऑफ रिकार्नेटेड एशियन एम्परर अपीयर होने वाला है। इसीलिए मिंग को किसी भी कीमत पे एशियन तलिस्मा पाना ही होगा, जो कि और किसी बंदे के पास नहीं, ये लिंग के ही पास है। जिसके बाद हम लोग एल्डर ली सुई और जियान को देखते हैं जो कि गोचंग की तरफ देख रहे थे। एल्डर उससे पूछते हैं यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। यहाँ पे गोचंग एल्डर ली सुई को काफी ज्यादा भड़काता है, तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जियान बीच में आके गोचंग को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गोचंग एल्डर को भड़काते ही जाता है। इसीलिए वो गुस्से में ये फैसला कर देते हैं कि वो जियान को ट्रेनिंग देंगे और कुछ ही महीनों के अंदर वो जियान को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे कि वो गोचंग को भी सरपास कर देगा। गोचंग उससे कहता है कि अगर आप नहीं कर पाए तो फिर तुम क्या करोगे। तो फिर एल्डर ली सुई आगे से कसम खाते हैं कि अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं तो वो एल्डर की पोजीशन से हट जाएंगे बिना कुछ सवाल जवाब किए। वहीं पे एल्डर को ऐसा लगता है कि उन्होंने सीधा बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन गोचंग तो बस यही कहने का इंतजार कर रहा था कि ये कैसे भी अपनी पोजीशन छोड़ दें। लेकिन वहीं पे जियान को ऐसा लगता है कि गोचंग ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ताकि एल्डर ली सुई उसके ऊपर ज्यादा फोकस करे और उसे और भी ज्यादा अच्छे से सिखाएं। इसीलिए उसके मन के अंदर गोचंग के लिए थोड़े से लड्डू फूटने लगते हैं। इससे गोचंग का ही फायदा होता है और उसका लक बढ़ता है। इसके बाद गोचंग वहाँ से जाते हुए जियान को आंख मारता
है और उसे कहता है कि चिंता नहीं करो, ये टाइम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कीमती है, इसीलिए अब मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। गुचेंग के जाने के बाद एल्डर फूट पड़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कमीना है, और वो जियान से कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेन करूंगा और कुछ ही दिनों के अंदर तुम उसका मार मार के भरता बना दोगी। जियान को एल्डर से ये भी पता चलता है कि गुचेंग के पास डिमोनिक एनर्जी या फिर डिमोनिक नेचर जैसा कोई तो चीज है जो कि उसे भटकाती है और उसे कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और एल्डर ये भी बताते हैं कि अगर गुचेंग के पास उसका डिमोनिक नेचर ना होता तो फिर उन्होंने गुचेंग को काफी टाइम पहले ही अपना डिसेबल बना लिया होता। इसके बाद गुचेंग अपने घर के अंदर आ जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने जियान के साथ काफी ज्यादा टाइम बिताया है और उसे काफी ज्यादा बहलाया फुसलाया है, और उसकी अकल के मुताबिक उसे अब तो पता लग जाना चाहिए कि उस साल असल में सच्चाई क्या हुई थी। गुचेंग का प्लान ये है कि वो जियान को ये बताना चाहता है कि उसने जो उसकी हड्डी निकाली थी वो डिमोनिक नेचर की वजह से निकाली थी, वो ऐसा करना चाहता नहीं था क्योंकि इमोर्टल पाथ ओपन होने वाला था, इसीलिए गुचेंग अपनी तैयारियां करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो सबसे पहले वर्ल्ड सीट को खरीदता है। अब गुचेंग के पास तीनों वर्ल्ड सीट आ चुके थे जिनको वो आपस में मिला लेता है, और जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं और ऊपर से जब वॉइड का तड़का लगता है तो फिर ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुचेंग के पास उसका इनर वर्ल्ड आ जाता है, यानी कि ये उसकी दुनिया है, वो यहाँ का भगवान है, और गुचेंग अपनी इनर वर्ल्ड को अपनी मनमर्जी मुताबिक कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और वो बाहरी दुनिया से किसी को भी यहाँ पे ला सकता है। इसके बाद गुचेंग वहाँ पे क्रिएटर वाली पावर का इस्तेमाल भी करता है जो सामने की तरफ बंदर जमीन पड़ी हुई थी, और जब गुचेंग अपने हाथ को ऊपर उठाते कहता है कि जागो, तो फिर जमीन के अंदर से कई सारी बिल्डिंगें और घर बाहर निकलते हैं जो कि उस पूरी जगह को एक पूरी सिटी के अंदर बदल देते हैं। जिसके बाद गुचेंग मिंग के बारे में सोचता है क्योंकि वो रिबॉर्न हुई है तो फिर उसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होगा और वो बेशक उन्हें जाने नहीं देगी। वहीं पे हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि किसी तरफ जा रही थी अपने डिवाइन बीस्ट के ऊपर खड़ी होके, तो सभी लोग उसे ही देखते रहते हैं। वहीं पे हम लोग येलिंग को देखते हैं। हाँ, इसी बंदे का नाम येलिंग है और ये भी मिंग के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। खैर इसके पास एक लॉकेट है जिसके अंदर कोई तो आत्मा घुसी हुई है जो कि इसे गाइड करती है और बताती है कि औरतें छोड़ो, सीधा मंजिल पे ध्यान दो, तुम्हें किसी भी हालात में डॉट यानी इमॉर्टल पैलेस के अंदर दाखिला लेना ही है। हमें पता चलता है कि मिंग यहाँ पे एशियंट रिकार्नेशन सिंबल को लेने के लिए आई है जो कि येलिंग के पास है, और लैंग टिया ने यहाँ पे येलिंग के साथ फाइट की थी जिसके बाद वो बुरी तरीके से हारा गया था और उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इन सभी चीजों की वजह से येलिंग काफी ज्यादा फेमस हो गया था, जिसके बाद उसने दबदबे के अंदर आके गुचेंग से भी पंगा लेने की कोशिश की थी। लेकिन अभी उसकी ताकत सिर्फ ड्यूक फेस तक ही होगी, इसीलिए ये परफेक्ट टाइम होगा मिंग के लिए कि वो उस एशियंट सिंबल ऑफ रिकार्नेशन को ले सके, इसीलिए वो यहाँ पे ब्लैक स्टोन सिटी के अंदर आई हुई है। खैर येलिंग भाई साहब जैसे ही सिटी के अंदर एंटर होते हैं तो फिर उनका स्वागत सीधा अरे फॉर्मेशन के धमाकेदार हमले से किया जाता है। हालांकि जो लॉकेट था वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है और येलिंग चिल्ला के पूछता है कौन है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया। इसके बाद आसपास 4 एल्डर बाहर निकलते हैं जो कि मिंगिंग की तरफ से ही भेजे गए थे और ये सभी लोग सेंट कल्टीवेटर थे। येलिंग उन लोगों से पूछता है कि बिन बात के मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, क्या चाहिए तुमको मुझसे। उसी टाइम पे वहाँ पे मिंग आती है जो कि येलिंग से कहती है कि माफ कर दे लेकिन मुझे तेरा एशियंट सिंबल ऑफ रिकार्नेशन चाहिए। वहीं पे येलिंग हैरान होता है कि उसने ये बात अपने दांतों तले दबाए रखी थी, किसी को पता कैसे चल गई, और वो मिंग से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन मिंग उसे कहती है कि मरते हुए आदमी को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने हाथ से इशारा करती है तो चारों एल्डर्स आगे बढ़ते हैं और येलिंग की कब्र खोदने के लिए फावड़ा उठा लेते हैं। वहीं पे वो लॉकेट येलिंग से कहता है कि बच्चे जल्दी से उस मूव का इस्तेमाल कर अगर जिंदा रहना चाहता है, और मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, नहीं तो तेरी कब्र पक्का खुद जाएगी। इसके बाद वो चारों एल्डर पूरी ताकत से साथ येलिंग के ऊपर अटैक करते हैं और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है, लेकिन तब तक येलिंग ने उस लॉकेट वाले मूव का इस्तेमाल कर लिया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस लॉकेट के अंदर से लाजवाब पावर बाहर निकलती है जिसका ऑरा ग्रेट सेज फेस का था। जिसके बाद वो सभी एल्डर भागते हुए मिंग के पास जाने लगते हैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। वह भी मिंग भी इस बात से हैरान हो जाती है कि इसके पास ये पावर कहाँ से आ गई, क्योंकि मिंग के पास ये इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। वहीं पे येलिंग मिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे औरतें पसंद है लेकिन घटिया नहीं। इसके बाद वो डायरेक्ट मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे मिंग आगे से कोई तलिस्मा वलिस्मा इस्तेमाल कर पाते कि उससे पहले ही कोई येलिंग से कहता है कि पीछे हट जा। इसके बाद वहाँ पे एक और तगड़ा धमाका होता है और ये भी पावर लेवल ग्रेट सेज स्टेज का था। हम देखते हैं कि वहाँ पे सिस्टर यांजी आ जाती हैं। वो लॉकेट वाली आत्मा जैसे ही सिस्टर यांजी को वहाँ पे देखता है, और सिस्टर यांजी का लेवल भी एकदम बराबर का था, वो भी ग्रेट सेज कल्टीवेटर की थी, इसीलिए वो येलिंग को लेके तुरंत वहाँ से खिसक लेता है, नहीं तो येलिंग पक्का मारा जाएगा। वह भी मिंग को अब समझ में आ जाता है कि येलिंग गुचेंग के हाथों से क्यों बच चुका था लड़ाई करने के बावजूद, क्योंकि उसने इसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा अपनी जान बचाने के लिए। इसके बाद मिंग सिस्टर यांजी से पूछती है कि वो कौन है और उसकी मदद क्यों की।
की, जिसपे सिस्टर यांजी उसे बताती है कि गोचंग ने उसे ऑर्डर दिए थे मिंग की रक्षा करने के लिए, इसीलिए वो यहाँ पे आई थी। जिससे मिंग हैरान हो जाती है क्योंकि पिछली लाइफ के दौरान गोचंग के पास कभी भी यांजी सिस्टर जैसी कोई औरत नहीं थी जिसका लेवल इतना ज्यादा हाई था। वहीं पे सिस्टर यांजी जाने से पहले मिंग को बता जाती हैं कि गोचंग ने उसे किसी काम के लिए वहाँ पे बुलाया है और वो देरी नहीं करें। वहीं पे मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो सिटी के अंदर आई नहीं कि उससे पहले ही गोचंग को पता चल चुका और उसने एक ताकतवर कल्टीवेटर को उसे बुलाने के लिए भी भेज दिया। जबकि यहाँ पे रिकार्डिनेटर हमारी मिंग है, उसके पास एडवांटेज होना चाहिए, लेकिन वो गोचंग से अभी भी कोसों दूर पीछे है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि साला ये जब से नीचे गया है तब से कुछ ना कुछ कमाल की चीजें अपने पास से निकाल ही रहा है। और मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे अब दोबारा गोचंग के इंटेंशन चेक करने पड़ेंगे कि उसका इरादा क्या है। अब इसके बाद हमें एशियन सिटी ऑफ डाओटियान चॉर्ट्सटियान टावर दिखाया जाता है। अब मैं इसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लो कि ये अभी होटल की तरह हो रखा है क्योंकि इमोर्टल पाथ ओपन हो चुका है, तो यंगन जनरेशन होंगे वो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे और ये जगह उनके लिए होटल की तरह काम करेंगी। दिन के वक्त वो लोग ट्रेनिंग और लड़ाई धड़ाई के लिए जाएंगे और रात के टाइम पे वापस आके यहाँ पे आराम कर सकते हैं। साथ ही में ये बड़े बड़े सेक्ट के लिए पार्लियामेंट का भी काम करता है। खैर इसके बाद वहाँ पे सिस्टर यांजी आ जाती हैं जो कि गोचंग को बता देती हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था और वो येलिंग को रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने रोका नहीं था क्योंकि इससे वो गोचंग के प्लान को खराब कर सकती थी। गोचंग को भी समझ में आ जाता है कि मिंग वहाँ पे अपनी पुरानी मेमोरीज के बलबूते पे गई हुई थी, लेकिन उसकी मेमोरीज उसके किसी काम में नहीं आई। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर येलिंग को लेके सोचता है कि साला उसके पास ऐसी सीक्रेट टेक्निक आ कैसी गई और उसी टाइम पे सिस्टम उसे बताता है कि नया सन ऑफ फेट आया है, जल्दी से रेडी हो जाओ। इस पे गोचंग को समझ में आ जाता है कि अब आगे क्या करना है। इसके बाद वो सिस्टर यांजे से जाने के लिए कहता है। यहाँ पे सिस्टम ने गोचंग को किसी पर्सनैलिटी या फिर आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया है, इसीलिए गोचंग को अपने हाथों से ही न्यू सन ऑफ फेट को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो बंदा कौन है। और ये न्यू सन ऑफ फेट गोचंग के कनेक्शन के अंदर ही होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा बंदा होता है जो गोचंग के कनेक्शन के अंदर नहीं है तो फिर सिस्टम उसे डायरेक्ट बता देता है। इसके बाद हम लोग टावर के अंदर आते हुए कई सारे यंगर जनरेशन के लोगों को देखते हैं और ये सभी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि ये पूरी सिटी ही इमॉर्टल पाथ के लिए ओपन होने वाली थी और यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी जो कि इन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती थी, लेकिन जितना बड़ा फायदा उतना बड़ा खतरा। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि इन्हें झुंड में घूमना चाहिए जिससे खतरा कम हो सके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ये फैमिली के यंग मास्टर और उसकी छोटी बहन लिली आते हैं और हाँ, लैंगटियान को एशियट एम्परर का रिकार्डिनेटेड भी माना जाता है। वह पे लिली अपने भाई से पूछती है कि गोचंग यहाँ पे आएगा, इस पे लैंगटियान आगे से कहता है कि बेशक उसे यहाँ पे होना चाहिए, वही तो इन सभी चीजों को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। इसके बाद हम लोग वहाँ पे बाइली नाम के एक यंग मास्टर को देखते हैं जो कि जेनजिंग क्लैन से था, हिंदी में व्हाइट टाइगर क्लैन। और बाइली यहाँ पे लैंगटियान को डुबल को लिखित ताना दे रहा था, शायद से इन दोनों ने फाइट कर ली थी येलिंग और लैंगटियान ने, जहाँ पे ये मैच ड्रॉ हो गया था। वहीं पे बाइली से हमें ये भी पता चलता है कि येलिंग इसका सगा भाई तो नहीं है, लेकिन ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है और दोनों ही मारे जाएंगे। इसके बाद वहाँ पे गोचंग और यूमी आते हैं। वह पता नहीं गोचंग को क्या हो गया है, लेकिन वो लैंगटियान को भर के इज्जत देता है, बहुत ज्यादा भर के इज्जत। वह पे लैंगटियान भी गोचंग को इज्जत देता है और साथ ही में लिली गोचंग को देख के खुश हो जाती है, नौकरानी जो है। लेकिन हम लोग बाइली को देखते हैं जो कि यूमी को गोचंग के बगल में खड़ा हुआ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह पे गोचंग लैंगटियान और लिली के साथ काफी ज्यादा बातें करता है और उनकी बातों से उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि इसका टारगेट यहाँ पे येलिंग हो सकता है, लेकिन लैंगटियान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि लैंगटियान तो सीधा बच्चा है और जो सन ऑफ फेट होते हैं वो बहुत ज्यादा कमीने और पाखंडी होते हैं। उसी टाइम पे गोचंग के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो कि उसे बताता है कि सन ऑफ फेट का जो रिलेशनशिप है प्यार मोहब्बत वाला, उसे डिस्ट्रॉय कर दो। गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है निब्बा निब्बी का खेल और उसी टाइम पे बाइली आगे बढ़ता है जो कि यूमी को बुलाता है। इससे गोचंग को समझ में आ जाता है, अच्छा। इसके बाद गोचंग वहाँ पे अपनी चालें चलना शुरू करता है और वो यूमी से कहता है कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें बुला रहा है, क्या तुम उसे जवाब नहीं दोगे या फिर तुम मेरी वजह से काफी ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ रही हो। जिससे वहाँ पे सभी लोग बात करने लगते हैं कि बाइली और यूमी का ऐसा भी रिलेशनशिप है क्या, लेकिन मैंने तो ये सुना था कि गोचंग यहाँ पे भी सभी चीजों को मैनेज कर रहा है, यहाँ तक कि एल्डर्स भी हैं वो भी उससे ज्यादा पंगे लेने के बारे में नहीं सोचते हैं। हालांकि यूमी भी उसी की तरह एक ऑथेंटिक डिसाइपल है, लेकिन ऐसा लगता है कि यूमी उसे डर रही होगी। इससे बाइली के अंदर हीरो वाले गुण जाग जाते हैं और वो गोचंग से कहता है कि यूमी से दूर रहो। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक अच्छे बच्चे बड़े भाई की तरह उसे बस गाइडेंस दे रहा हूँ। लेकिन बाइली गोचंग से चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब बकवास है, भले ही तुम शक्तिशाली हो लेकिन मुझे कमजोर मत आको। इस पे गोचंग उसे घूरते हुए कहता है क्या चैलेंज कर रहे हो क्या है? उसी टाइम पे यूमी बीच में आती है और वो गोचंग से कहती है कि बाइली के लिए चीजें ज्यादा मुश्किल ना करो और वो गोचंग से रिक्वेस्ट करती है कि बाइली यहाँ पे बस आया ही है और गोचंग उसकी खातिर बाइली को कुछ भी ना करे। इससे बाइली को ऐसा लगता है कि यूमी
वहाँ पे उसे न जानने का बस दिखावा कर रही थी ताकि वो गोचंग से उसको बचा सके। वहीं पे सभी लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि यूमी गोचंग के खिलाफ चले गए सिर्फ बाइली के लिए। ऐसा लगता है कि वो दोनों ही मारे जाने वाले हैं। वहीं पे गोचंग भी यूमी को घूरते हुए देख रहा था। हालांकि गोचंग अपने गुस्से को शांत करता है और उसे कहता है कि अगर तुम हो तो फिर मैं जाने दे रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और यूमी अपना सर झुका से उसे शुक्रिया कहती है। लेकिन गोचंग जाते हुए वहाँ पे यूमी को धमकी देके जाता है कि यहाँ पे ये सभी शो होने वाला है और अगर वो गेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकती है तो फिर उसे यहाँ पे रात में रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। इससे बाइली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि गोचंग उसकी होने वाली बीवी को इस तरीके से ऑर्डर दे रहा है। हालांकि यूमी तो अभी गोचंग के लिए ही काम कर रही थी, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन वो जाते हुए बाइली की तरफ देख के जाती है जस्ट लाइक लवर्स। बाइली भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि रुकना पड़ेगा और वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। जिसके बाद बाइली फैसला करता है कि वो जैसे ही इंटरमीडिएट किंग फेस पे पहुंच जाएगा तो वो गोचंग से बदला लेगा जो गोचंग ने आज उसकी बेइज्जती की है। वहीं पे हम लोग गोचंग और यूमी को देखते हैं जिन्हें अच्छे से पता लग चुका था कि मछली ने चारा पकड़ लिया है। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और गोचंग भाई साहब हमें यहाँ पे अपना प्लान बताते हैं। दरअसल बाइली काफी ज्यादा इज्जतदार और समझदार क्लैन से आया है और उसे अच्छे से पता है कि अगर वो बाइली को डायरेक्ट उंगली करता है तो भी बाइली उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। लेकिन जब यूमी ने गोचंग के खिलाफ जाके उसकी साइड ली तो फिर यहाँ पे सभी को ये लगेगा कि बाइली एक कायर है जो औरतों के पीछे छुपता है खुद को बचाने के लिए और उसकी फियांसे जो कि कुछ सालों से किसी दूसरे मर्द के हाथों मैनिपुलेट हो रही है तो वो इस बेइज्जती को बिल्कुल भी सह नहीं पाएगा। इसके बाद वो अपने सबसे अच्छे भाई येलिंग के साथ मिलके गोचंग के ऊपर अटैक करेगा ताकि वो अपनी फियांसे को बचा सके। और जब वो दोनों चुपके से गोचंग के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर गोचंग और यूमी उन्हें धर दबोचेंगे। खैर इसके बाद गोचंग वहाँ से जाते हुए यूमी से कहता है कि जाओ और जाके अपने फियांसे से मिल लो, वो भी काफी ज्यादा उदास होगा। हम लोग बाइली को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा उदास था और बहुत ज्यादा गुस्से में था और सारा गुस्सा अपने नौकरों के ऊपर निकाल रहा था। खैर उसी टाइम पे यूमी वहाँ पे अपने फियांसे से मिलने के लिए आती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग करती है। यहाँ तक कि बाइली को भी पता नहीं चलता है कि यूमी उसके सामने एक्टिंग कर रही है और उसे बस इतना लगता है कि गोचंग यूमी को बहुत ज्यादा बुली कर रहा है और यूमी उसकी खातिर गोचंग के सामने खड़ी हुई थी। और साथ ही में मुर्गे को अच्छे से फंसाने के लिए यूमी उससे गले भी लग जाती है और उससे वादा लेती है कि इमोर्टल पाथ इवेंट खत्म होने के बाद क्या बाइली उसे इमोर्टल पैलेस से बाहर निकाल लेगा। जिसपे बाइली उसे वादा करता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा और वो गोचंग को बहुत ज्यादा मारेगा क्योंकि उसने यूमी को बहुत ज्यादा बुली किया है। इसके बाद वो अपने पास से एक तलिस्मा बाहर निकालता है जिसकी मदद से यूमी उसे कभी भी कांटेक्ट कर सकती है। इसके बाद वो तलिस्मा यूमी ले लेती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि गोचंग उसे कभी भी वापस बुला सकता है। बाइली दरवाजा बंद करके अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेता है और कहता है कि यूमी ने जो भी दर्द सहे हैं मैं उन सभी गोचंग से वापस लेके रहूंगा। खैर यूमी को जैसे ही समझ में आ जाता है कि कांटेक्ट टूट चुका है तो फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है और बाइली को गाली देते हुए कहती है कमीना साला। भाई तुमने इसके एक्सप्रेशन देखे कैसे एक झटके के अंदर बदल गए, बदरली से डायरेक्ट बास्टर्ड। वहीं पे बाइली फैसला करता है कि अब उसे येलिंग से मिलना ही पड़ेगा ताकि वो यूमी को बचा सके। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और भी फिनिक्स से उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे सभी लोग हैं। वहीं पे हम लोग गोचंग को देखते हैं जिसके हाथों में तलिस्मा था। वहीं पे यूमी उसे सारी बातें बता देती है कि उनके बीच में क्या हुई थी और गुरुचेक अपने मन के अंदर सोचता है कि बाइली साला प्यार का कीड़ा है। साले को पता ही नहीं है कि एशियन टाइम में प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ ताकत और रुतबा ही मायने रखता है। खैर गोचंग यूमी से कहता है कि तुम अपना फियांसे वाला खेल खेलती रहो और उसके ऊपर नजर रखती रहना और जो भी बातें हो मुझे बता देना और जब ये लिंग उसे मिले वो भी बात मुझे आके बता देना। इसके बाद गोचंग को पता चलता है कि क्राउन प्रिंसेस यानी कि मिंग आ चुकी है। वहीं पे हम लोग यूलिंग को देखते हैं जो कि जैसे ही मिंग को देखता है तो फिर उसकी सटक जाती है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इससे तो बाद में निपट लूंगा। मिंग जैसे ही नीचे उतरती है तो फिर गोचंग उसे वेलकम करने के लिए आता है लेकिन मिंग उसे कोई भी भाव नहीं देती है। इससे गोचंग का दिल टूट जाता है। वैसे बिना शादी के सुहागरात मनाने के बाद डायरेक्ट अब मिल रहे हैं। हालांकि मिंग गुस्सा गोचंग से इसलिए थी क्योंकि उसने एक औरत को उसे बुलाने के लिए भेजा था, इसीलिए गोचंग उसे सूंघते हुए कहता है कि मुझे तो किसी के जलने की खुशबू आ रही है। इसके बाद वो मिंग को बता देता है कि सिस्टर यानजी एक पावर हाउस है जो कि लोअर रियलम से लाई गई हैं और वो गोचंग की बस फॉलोवर हैं। और वो मिंग से पूछता है क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ। यूमी उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े वाले हो, जल्दी से बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस पे गोचंग उसे बताता है कि उसने यानजी से सुना था कि उसने एक कल्टीवेटर के ऊपर एम्बुश अटैक किया था लेकिन वो फेल हो गई और इसी वजह से मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया है तो फिर गोचंग उसकी मदद कर सकता है उसे ढूंढ के बाहर निकाल के कुत्ते की तरह मारने में। इससे मिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि गोचंग उसकी खातिर किसी को मारने के लिए भी राजी है जबकि वो अभी तक येलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मिंग उसे पूछती है क्या तुम किसी को भी मार दोगे अगर मैं उसे मारना चाहती हूँ। गोचंग उसे कहता है क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो बेशक मैं तुम्हारी
खातिर उसे मार दूंगा। वहीं पे मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि इसे अचानक से क्या हो गया। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, गोचेंग के मुताबिक वो किसी को भी मारने वाले शब्द आसानी के साथ बोल ही सकता है, लेकिन ये मेरी खातिर ये लिंग को क्यों मारेगा। और देखते ही देखते मिंग का एटीट्यूड गोचेंग के लिए थोड़ा सा बदल जाता है, इसलिए सिस्टम गोचेंग को थोड़े से लक पॉइंट दे देता है। वहीं पे गोचेंग मिंग से पूछता है कि तुम ये लिंग को मारना चाहती थी, आखिर उसके पीछे वजह क्या थी? अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो, नहीं बताओगी तो फिर मैं खुद ही पता लगा लूंगा। जिसपे मिंग आगे से शर्माते हुए बताती है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस ये लिंग के पास कोई इनहेरिटेंस थी, एशियन रिकार्नेशन बुक्स, और वो मिंग को चाहिए थी, इसीलिए वो यहाँ पे ये लिंग से लेने के लिए गई थी। गोचेंग आगे से कहता है कि अच्छा रिकार्नेशन बुक्स, और वो बाद में हैरान होकर मिंग से कहता है कि तुम एक बंदे को मारने के लिए चले गए, उससे उसके खजाने चुराने के लिए। इससे मिंग को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि ये लोग नोबल लोग हैं यार, ये लोग किसी से खजाना चुरा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा घटिया बात है। इसीलिए गोचेंग मिंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहने लगता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि उसने तुम्हें गुस्सा दिला दिया होगा या फिर तुम्हें छेड़ दिया होगा, लेकिन तुम तो उल्टा उसी को लूटने के लिए चले गए थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। जिससे मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये मेरे बारे में कितना कुछ बोलेगा, और वो गोचेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कौन सा अच्छे हो, तुम्हारी तो जो रूथलेसनेस है वो तो साला मुझसे भी ज्यादा है। लेकिन गोचेंग मिंग का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पे रोमांटिक माहौल बनाते हुए कहता है कि इस तरह के गंदे काम मेरे ऊपर ही छोड़ दो, ये तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं करते हैं। अगर उसके कैरेक्टर के ऊपर इस तरह की चीजों का दाग लग गया तो फिर वो गोचेंग की प्यारी वाइफ कैसे बनी रहेगी। जिससे मिंग भी हैरान होती है कि इसके अंदर का सायर कैसे जाग उठा। इसके बाद हम लोग डॉटियन पैलेस के किसी ताकतवर बंदे को देखते हैं या फिर प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि इमोर्टल पाथ को खुलने को लेके बात कर रहे थे। यहाँ पे कई सारे सेक्ट और अलग अलग तरह के लोग आने वाले हैं और उनकी यंगर जनरेशन कल्टीवेट करने के लिए जाएंगे, इसलिए वो एल्डर से पूछना चाहते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जिसपे एक एल्डर आगे से कहता है कि ये मामला सभी पार्टीज के जरिए डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि इमोर्टल पाथ खुलने के साथ साथ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ खतरा भी आता है, और अगर वो सभी डिसाइपल अंदर जाके मारे जाते हैं तो फिर सारा इल्जाम उन्हीं के ऊपर आएगा कि उन लोगों ने उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया। इसीलिए उन लोगों को इस मामले के ऊपर अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। एक फीमेल लीडर आगे से कहती है कि वो जगह बहुत ज्यादा कमाल की है और वहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे कई सारे अलग अलग जगह हैं जहाँ पे एशियन मिस्ट है। यहाँ तक कि वो एल्डर्स अगर अंदर जाएं तो वो खुद की लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यंगन जनरेशन के लिए अगर वो वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो फिर कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई होगा, यानी कि मौतों का रेट। वहाँ पे एक एल्डर थे, अब वो आगे से कहते हैं कि भाड़ में गई ये सारी चीजें, अगर मामला जिंदगी और मौत का ही है तो फिर हम लोग उन्हें पहले ही बता देते हैं कि अगर वो लोग अंदर जा रहे हैं तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, अगर उनके साथ अंदर कुछ भी होता है तो फिर ये उनकी गलती नहीं रहेगी। इस पे एक एल्डर आगे से कहते हैं कि एल्डर यान की बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो कहा है वो बात काफी ज्यादा अच्छी है, हमारा डॉटियन इमोर्टल पैलेस पूरी तरीके से जिम्मेदारी थोड़ी ना ले सकता है। जिसपे दूसरे एल्डर भी आगे से यही कहते हैं कि हम लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए, अगर वो लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं तो फिर एक्सेप्ट करें, नहीं तो पीछे हट जाएं। जिसपे जो प्रिंसिपल थे वो आगे से कहते हैं कि यंगन जनरेशन में कई सारे जीनियस यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अगर वो आपस में लड़ेंगे इस बात को रोका ही नहीं जा सकता है, और एक होस्ट के नाते अगर वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर उनकी एकेडमी के लिए ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। जिसपे एल्डर यान आगे से कहते हैं कि उनके पास 5 ग्रेट ऑथेंटिक डिसाइपल हैं, जिनमें से चू जिसका 2 स्टार्स पहले ही डैमेज हो चुका है और वो अपने इमोर्टल पैलेस वापस लौट चुका है, बाकी बचे 3 वो भाई सर्कुलेशन के अंदर जा चुके हैं, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, और बाकी बचे हुए बाकी सब वो साले इतने बेवकूफ है कि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। वही एल्डर यान सैवेज है, सीधा जवाब देते हैं। इसके बाद वो सभी एल्डर ली सुई की तरफ देखने लगते हैं, जिसपे एल्डर यान उन लोगों से चिल्लाते हुए कहते हैं कि गधों मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पैलेस की रेपुटेशन गई तेल लेने, और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं अपना पर्सनल रिवेंज के चक्कर में तुम लोगों के बहकावे में आ जाऊंगा तो बिल्कुल भी मत सोचना। इसपे एक एल्डर आगे से कहता है कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कैसे एक जूनियर के खिलाफ कोई भी लफड़ा कर सकते हैं, और वो आगे से कहते हैं कि अगर हम लोग गोचेंग को ये मौका देते भी हैं तो भी हमें लगता है कि वो हमारे पैलेस के ऊपर कोई खतरा डाल सकता है। जिसपे एल्डर ली सुई आगे से कहते हैं कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है गोचेंग क्या करता है, क्या लेना देना है, उसके जो भी एक्शन है उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है, लेकिन मेरी मानो तो फिर हम लोग उसे ही मौका दे सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी सेक्ट के इंसेक्टर के खिलाफ बगावत नहीं करेगा, और अगर वो हमारे पैलेस को रिप्रेजेंटेट करता है तो फिर इससे हमारा स्टेटस बना रहेगा। बेसिकली यहाँ पे पैलेस के सक्सेसर के लेके बात हो रही थी कि कौन सक्सेसर बनने वाला है। वहीं पे गोचेंग ने पहले ही सारी चीजें सेट कर दी थी कि किसी भी रास्ते से चले जाओ सक्सेसर तुम्हें गोचेंग ही मिलेगा। अब इसके बाद एल्डर फंस जाते हैं, अब उन्हें गोचेंग से मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा बातें करने के लिए, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।